अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स। इस वीक में मार्केट की बात की जाए तो चूंकि लास्ट वीक हमने बुल्स एंड बियर्स नहीं किया था, ऑल ऑफ अस वर ट्रैवलिंग एज वेल। और जो लास्ट वीक था उसमें आप लोगों ने देखा कि मार्केट ने थोड़ा करेक्ट भी किया, और ये ऑलरेडी हम काफ़ी अर्से से देख रहे हैं कि मार्केट अनस्टॉपेबल हुई हुई थी। तो हमेशा जब भी मार्केट्स ऊपर जा रही होती हैं तो ऐसा नहीं होता कि बस जाती जाए, वो थोड़ा सा जिग जैग करके चलती हैं, हायर हाइज हायर लोज बना के जाती हैं। और ये टेक्निकल टर्म्स में आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मार्केट जैसे ऊपर जा रही है, थोड़ा सा करेक्शन जो होते हैं वो एक हेल्दी करेक्शन कहलाती है, और उसके बाद एक फ्रेश बाइंग्स होती हैं जिसकी बेस के ऊपर मार्केट्स ने दोबारा रिवर्स करना होता है। लास्ट वीक जो था तकरीबन -3.5% मार्केट नीचे गिरी, फिर उसके बाद जो है इस वीक तकरीबन 1.5% इस टाइम पे ऊपर है। और ये ऑलरेडी आपको फराज ने भी फेसबुक पे ऊपर जो सरमाया कम्युनिटी है वहां पे भी आके बता दिया था कि मार्केट जो है तकरीबन 158 से रिवर्स करेगी। ओवरऑल जो है ट्रंप ने जो है एक अनाउंसमेंट की थी जिसकी वजह से एकदम से शार्पली पूरी दुनिया की मार्केट्स नीचे भी गिरी थी, क्रिप्टो भी नीचे गिरी थी। लास्ट वीक जो है तब भी हमने फेसबुक पे थोड़ा सा भी बताया था, और जो हमारी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी है वहां पे ज्यादातर जो है अपने स्टूडेंट्स को हम गाइड करते रहते हैं, वहीं पे हम थोड़ा सा बता देते हैं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरेगी, पहले अगर नीचे गिरेगी तो उसके बाद जो है दोबारा से ये लेवल्स हैं जहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। यही थोड़ा सा फायदा होता है कि अगर आप ट्रेडिंग लेके हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं तो आपको टाइमली अलर्ट भी मिल जाते हैं। वैसे तो बुल्स एंड बियर्स में हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बता ही रहे होते हैं, तो यहाँ पे अगेन आप लोगों का काम बनता है कि जब भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले आप उसको एग्जीक्यूट करें, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आप लोगों को बिल्स एंड बियर्स का फॉर्मेट नजर आ रहा होगा, ये ऑलरेडी हर दफा मैं आके बताता हूँ। ये फॉर्मेट आप साइट पे देख लें, डेवलपमेंट्स, टॉप डेवलपमेंट्स, मार्केट रिकैप, स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस, ये सारी हम चीजें बता रहे होते हैं। फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में यहाँ पे सलमान को भी हमने ऐड कर दिया हुआ है, तो सलमान विल बी हियर विद अस टुडे एज वेल। तो खैर मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया था, लेकिन अगेन नेक्स्ट टाइम से ऑनवर्ड्स यहाँ पे आप ये चीज समझें कि सलमान विल बी पार्ट ऑफ आवर टीम एज वेल, ठीक है। सो ये टॉप डेवलपमेंट्स है। इसके अलावा जो है फॉरेक्स फंडामेंटल्स की मेरी जो ट्रेनिंग है उसका अभी के लिए जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, अभी तो एक दिन पड़ा हुआ है, कल तक आप लोगों को जब ये वीडियो मिलेगी तो कल वुड बी लास्ट डे फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आप लोगों ने अपने बैकएंड पे अगर आप पैसे बनाना चाहते हैं तो आप फॉरेक्स फंडामेंटल्स को यूज करना चाहते हैं, फंडामेंटल्स को देखना चाहते हैं, मैं अभी इसके बाद पहले फराज भाई की तरफ चलेंगे, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि थोड़े से रिजल्ट्स मैंने सिल्वर के ऊपर किस तरीके से बेहतरीन इसकी परफॉर्मेंस की। और पिछले अगर आप 4-5 महीने में देखें, सबसे बेहतरीन जो ऐसा क्लास पूरी दुनिया में जिसने परफॉर्मेंस दिया दैट वाज सिल्वर 63%। और मैंने जो रफली इसमें 8 बाय कॉल्स दी थी इन द लास्ट 4 मंथ्स, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि डिस्कॉर्ड पे मैंने कैसे दी थी, और इसके पीछे थोड़ी सी रीजंस भी डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं फराज की तरफ। जी फराज भाई कैसे हैं आप, और थोड़ा सा मार्केट का भी ओवरव्यू दे दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अमार अल्लाह का शुक्र। अमार, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो बताएं प्लीज़। जी अब हो रही है आपकी। अच्छा, लास्ट वीक हमने बुल्स एंड बेयर्स नहीं कर पाए, लेकिन जो भी हमारे फॉलोवर्स हैं उनको मैं प्रॉपरली गाइड करता रहा। जो सैयद फराज इक्विटीज़ के क्लाइंट्स हैं उधर भी मेरे वॉइस नोट्स जाते रहे कि क्या हमारा एक्शन प्लान होना चाहिए। एक हमने EMA 13 का इंडिकेटर बताया था कि उससे नीचे ब्रेक होगी तो फिर हम क्या करेंगे। सो वो सारी गाइडेंस वहाँ पे मैं देता रहा। फिर बाय मंडे मॉर्निंग मैंने बहुत डिटेल से ये वीडियो कर दी थी, जो फेसबुक पे भी थी, सैयद फराज इक्विटीज़ के यूट्यूब चैनल पे भी थी। सो वहाँ पे मैंने पूरा एक ट्रेड प्लान बता दिया था कि आप किस मोड पे या किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे ही फेसबुक पे ही बता दिया था कि परफेक्ट करेक्शन हो चुकी है, 158,000 जो है वो पोटेंशियल स्पॉट है, और वहाँ से आप रिकवरी एक्सपेक्ट करें। और लिखा हुआ है मैंने कि बाय योर फेवरेट स्टॉक। ओपनली पब्लिक में आना इतनी बड़ी फॉलोइंग के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। बड़ी जिम्मेदारी से बड़े प्रोफेशनली हमने उसको मॉनिटर करने के बाद फिर ये कॉल दी, और उसके बाद हमने फिर ग्रुप्स में या उस वीडियो में बताए भी थे कि ये वाले अच्छे स्टॉक्स हैं, इन सब को आप बाय कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा सारे स्टॉक्स वहाँ से 6%, 7%, इवन मार्केट इतनी बढ़ गई। सो ये स्टॉक्स ने भी बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया। इसके अलावा जो हमारा एक इवेंट हुआ फ्राइडे को, जिसमें बहुत से दुनिया भर के ट्रेडर्स स्पेशली क्रिप्टो में वॉश आउट हुए, लेकिन हमारी एक वाहिद कम्युनिटी है जिसमें आपको सक्सेस स्टोरीज़ ही नज़र आएंगी, चाहे वो प्रॉफर्म्स के हवाले से हों, चाहे वो क्रिप्टो के हवाले से हो। सो ये फ़ायदा होता है जब आप बहुत समझ के पढ़ लिख के काम करते हैं। सही है, तो हमारी उस कम्युनिटी में कोई पैनिक नहीं था। हम इस कम्युनिटी में इवेंचुअली वेट कर रहे थे उस अपॉर्चुनिटी का। हम काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि हमें इथेरियम और BTC जो है वो अच्छे लेवल्स पे मिले, और हमने बाइंग की और उसके बाद वहाँ से
उसकी बहुत अच्छी मूव्स को प्ले भी किया। सो ये कुछ सक्सेस स्टोरीज़। अगेन ये प्रॉफम पास हुआ है, एक और प्रॉफम पास हुआ है। ये पाकिस्तान क्या दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है जिसके ऊपर ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग सेशंस कर रहे होते हैं, उसके रिजल्ट्स हैं यहाँ पे। अगेन $135 का पे आउट। अगेन एक और प्रॉफम पास, एक और प्रॉफम पास, एक और प्रॉफम पास। तो हमारे पास ये पे आउट्स, प्रॉफम पास, क्रिप्टो के आपको सक्सेस स्टोरीज ऐसे मिलेंगी कि आपकी अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह की चीज़ें कहीं और नज़र नहीं आएंगी। ये देखें, एस्टर यूएसडीटी यहाँ पे लॉन्ग किया हुआ है लेकिन सीओएआई शॉर्ट किया हुआ है। ये सिर्फ एक पढ़े लिखे ट्रेडर को ही समझ आएगी कि किस में पोटेंशियली बुल रन चल रहा है, किस में बेयर चल रहा है, तो दोनों तरफ से वो कैसे पैसे बना सकते हैं। ये सारा कुछ उसमें हम गाइड करते हैं। अगेन ये प्रॉफम पास। सो इस हफ्ते हमारे पास इतनी सक्सेस स्टोरीज आई, मार्केट वॉलेटाइल थी लेकिन ये सब हमारी कम्युनिटी राइट डायरेक्शन में बैठे हुए थे। जैसे अभी अमान ने कहा कि वी वर लॉन्ग ऑन सिल्वर, सो वी वर लॉन्ग ऑन गोल्ड एंड सिल्वर। सिल्वर के ऊपर हम ज़्यादा बुलिश थे। सबके अकाउंट्स उस कॉल पे पास हुए। इससे पहले वाली जो रैली हमने प्ले की थी वो इथेरियम की थी, उसमें सबके प्रॉफिट्स पास हुए, सब ने बहुत पैसे बनाए। सो ये देखें पूरे हफ्ते में आपको ये सारी सक्सेस स्टोरीज, अब ये फेक तो हो नहीं सकती। सो कितनी दिखाऊं मैं आपको, पूरा हफ्ता बहुत अच्छा गया। सो अगर आप लोग डिपेंडेंट हैं बुल्स एंड बेयर्स पे कि फराज और अमार आएंगे, कॉल्स देंगे, डायरेक्शंस बताएंगे, सो बेहतर नहीं है कि आप लोग खुद सीख लें। सीख के जब काम करेंगे तो ये देखें ये सारे वो आ रहे हैं। अब ये लोग इंतज़ार नहीं कर रहे होते बुल्स एंड बेयर्स का, वैसे शौक में कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखेंगे पूरे हफ्ते की ये चलती जा रही है। और ये सिर्फ एक दो बंदों की नहीं है, ये कितनी ज़्यादा है। और आप डेट चेक करते जाएँ, सबके प्रॉफम्स पास हो रहे हैं, लाइव ट्रेडिंग सेशंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये देखें, 5 में से 3 टीपीज़ हिट हुई हुई हैं। ये सब बेहतरीन तरीके से चला है। सो ओवरऑल हमार जहाँ पे दुनिया परेशान बैठी हुई थी, वहाँ पे हमारी कम्युनिटी और हम लोग अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे तरीके से हमने KSE 100 का भी बॉटम पकड़ा, बाहर की ग्लोबल मार्केट्स को भी ट्रेड किया, क्रिप्टो को भी किया, फॉरेक्स को भी किया। ये वाहिद कम्युनिटी और वाहिद ट्रेनिंग्स हैं हमारी जिसमें हम तीनों मार्केट्स को कवर करते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपकी फ़ीस ज़्यादा है, और हमसे आधी फ़ीस वालों के पास जाते हैं ये सीखने, वो सिर्फ फॉरेक्स में गोल्ड ट्रेड करवा रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी और का कोर्स लेंगे वो सिर्फ PSX बता रहे होते हैं। हम लोग बैठे हुए सारी मार्केट्स को बेहतर तरीके से बता रहे हैं और उससे अच्छे तरीके से प्ले करके पैसे भी बना रहे हैं। ना सिर्फ प्रॉफिट्स, रियल फंड्स के ऊपर भी पैसे बन रहे हैं। सो जो भी हमारी इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर रहा होता है कम्युनिटी में, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रॉफिट में। सो ओवरऑल हमारा तो अच्छा हफ्ता रहा, बाकी दुनिया परेशान थी उसको उनको हम गाइड करते रहे। अगर आपकी सेविंग है डॉलर के अंदर या आपके पास कैश पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट ना करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठे हैं। पिछले 1 साल के अंदर स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 90% का रिटर्न दिया। सोचिए यही पैसे आपने अगर इन्वेस्ट किए होते तो आज डबल हो गए होते। और इन्वेस्ट ना करने की एक रीजन है कि आप आज भी घबरा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे तो लॉसेज ना हो जाए। सो इसी घबराहट को एड्रेस करने के लिए सरमाया लेकर आ रहा है आपके लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स, जो कि आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपने कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना है। आज ही सरमाया के कोर्सेज लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। बिल्कुल ऐसे है। तो मैं अपने एंड से भी अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे जिस तरह फराज ने दिखाया, मैं अपना भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको सिल्वर में बताया था, सिल्वर में अगेन अच्छा ये फॉरेक्स फंडामेंटल्स के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक दिन रह गया है। तो जब आपको ये मिलेगी वीडियो तो तब आप लोग इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगेन मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिल्वर जो है ये मई जून से ऑनवर्ड्स अगर आप देखें ये बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। मैंने अपनी डिस्कॉर्ड के ऊपर तकरीबन बाय कॉल्स 8 बाय कॉल्स दी थी, एक सेल कॉल दी थी, वो भी अगस्त के अंदर। अगर अगस्त के महीने में अगर आप देखें थोड़ा सा ये जिगजैग भी कर रहा था, तब भी ये सेल की कॉल इसकी बहुत जबरदस्त गई थी। अब ये इतनी ज्यादा जो चीजें होती हैं ये बैक एंड में हमें कैसे पता, ये सारी देखें अगर आप यहाँ कॉल्स हैं, ये सारी मैंने पिक्चर्स भी ली हुई हैं। ये सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये इनका एक्सेस भी है हमारे कॉल्स का। हर वीक आके मैं बता रहा होता हूँ कि आपने कौन सी करेंसी बाय करनी है, कौन सी सेल करनी है। आप खुद भी जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ऑड कैट, ऑड JPY जाके देखें, NSE JPY जाके देखें। पिछले 4 महीनों से ये ऊपर ही जा रहा है, मुसलसल जा रहा है। 1-2 वीक्स को नहीं देखना आपने, मुसलसल आप 4-5 महीने को देखें। फिर सिल्वर की ये सारी कॉल्स हैं, अगर आप ये देखेंगे 22 जून, 21 जुलाई, 27 जुलाई, 8 अगस्त, 25 अगस्त, ये सारी की सारी मैंने यहाँ पे कॉल्स, जब भी मैंने सिल्वर की बाय कॉल दी है या सेल एक आध सेल कॉल भी है, तो ये सारी दी हैं। बैक एंड पे क्या वजह है कि आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो जबरदस्त इंटैक्ट हैं। इसके सिल्वर की जो COT रिपोर्ट है, कमिटमेंट ट्रेडर्स रिपोर्ट है, वो मुझे बता रही है कि काफी हद तक बुलिश रहेगा। लास्ट वीक में जो मैंने 6 अक्टूबर के अंदर भी बाय कॉल दी थी, तो इसको भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सीजनल्स कितने ही जबरदस्त आपके यहाँ पे प्ले कर रहे होते हैं कि आपको ये एक आइडिया होता है
कि आपकी जो मार्केट है वो कैसे परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। अगर आप सिल्वर में यहाँ पे आए तो 6 अक्टूबर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखें अक्टूबर में स्टार्ट में कितना ऊपर जाता है, फिर आपके जुलाई जून ऑनवर्ड्स मैंने आपको कहा कि ये बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। उसकी रीजन ये है कि जुलाई ऑनवर्ड्स इसके सीजनल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब आप स्ट्रांग के साथ फंडामेंटल्स को मिला लें तभी आपकी मार्केट जबरदस्त परफॉर्म कर रही होती है। अच्छा, फंडामेंटल्स में बात की जाए तो ओवरऑल सिल्वर के जो फंडामेंटल्स हैं वो यही हैं कि आपके जो डॉलर है वो उसके इंटरेस्ट रेट, अमेरिका के जो इंटरेस्ट रेट है वो भी नीचे आना शुरू हो गए हैं, और पूरी दुनिया के जो है इंटरेस्ट रेट जब आपके नीचे आना शुरू हो जाए, और इन्फ्लेशन अभी आपकी थोड़ी सी अभी ऊपर ही है, और वो उसका अभी आगे चांस भी यही है कि ज्यादातर पावल ने भी ये बात की कि हम इन्फ्लेशन को थोड़ा सा ऊपर ही रखना पसंद करेंगे। ठीक है कि थोड़ा बहुत ऊपर है, हमें इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। हम ये चाहेंगे कि हमारी इंप्लॉयमेंट ज्यादा बेहतर है। जब ये सिनेरियो होता है तो आपका जो, जब इन्फ्लेशन थोड़ी सी ऊपर है और आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो जाए, तब आपका गोल्ड एंड सिल्वर बहुत तेजी से भागते हैं, ठीक है। और वैसे भी सिल्वर जो है इस टाइम पे पूरी दुनिया में उसकी डिमांड भी है, आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी इसको यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी कंसिडर करते हुए ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मार्केट हमारी किस साइड पे जा सकती है, ठीक है। चलिए, अब ये लास्ट वीक हमारी जो डेवलपमेंट्स थी वो सारी मैंने यहाँ पे शेयर की हुई है, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। इस वीक के देख लेते हैं। हमारा सितंबर 2025 की जो रेमिटेंसेस हैं वो तकरीबन 3.2 बिलियन इंक्रीज की हैं, और तकरीबन अगर पिछले साल की निस्बत देखा जाए तो 8% ईयर ऑन ईयर इसमें इंक्रीज आया। ऑटो सेल्स जो है वो तकरीबन 51% इंक्रीज की हैं पिछले एक क्वार्टर के अंदर, और ये अगेन हम बताते आ रहे हैं तब से कि आपकी गाड़ियां की सेल जो है वो बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो लोग जो है पाकिस्तान के अंदर गाड़ियां लेना पसंद भी करते हैं। तो और अगेन हमारे पाकिस्तान के अंदर नई नई मॉडल्स भी आ रहे हैं गाड़ियों के, तो फिर लोग कंसिडर करते हैं कि हम नई गाड़ियां लें और बैंक से लें, ठीक है। तो बैंक से फाइनेंसिंग अच्छी मिलेगी तो ओवरऑल ये भी सिनेरियो बेहतर होगा। यूरिया ऑफटेक जो है 18% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, 49% जो है मंथ ऑन मंथ इसमें डिक्रीज आया है, वो ड्यू टू फ्लड्स। ये ऑलरेडी जैसे हम पहले भी बताते रहते हैं, फ्लड्स की वजह से आपकी यूरिया की सेल्स थोड़ी सी नीचे रहेंगी, जिसकी वजह से मैं फर्टिलाइजर्स को मैं देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा लैग करेगी एज कंपेयर टू द स्टॉक मार्केट, ठीक है। कॉटन अराइवल्स जो है वो 49% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है पिछले साल की निस्बत ही, लेकिन अगेन आउटपुट जो है अगर पिछला पूरा साल देखा जाए उससे तकरीबन 39% लोअर है, अगेन फ्लड्स की रीजन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आईटी एक्सपोर्ट जो है 12% आपकी जो है वो सर्विस ट्रेड में ज्यादा बढ़ी है, विच इज अगेन गुड। 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो तकरीबन 330 मेगावाट्स के इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स जो है वो आपके ऐड किए जाएंगे। आई एम नॉट श्योर ये नंबर करेक्ट है कि नहीं, लेकिन आप लोग खुद से इसको जरा एक दफा चेक कर लीजिएगा। लेकिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स डलना एक अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, दिस इज अ गुड साइन, ठीक है। सीमेंट सेक्टर एक्सपेक्टेड टू पोस्ट स्ट्रॉन्ग फर्स्ट क्वार्टर फिजिकल ईयर 26 रिजल्ट्स। अच्छा, यहाँ पे आप लोग ये चीज कंसिडर करो कि पिछले 1-1.5 साल से हम लगातार एक ही बात करते आ रहे हैं कि सीमेंट्स की सेल्स, सीमेंट स्टॉक्स तो परफॉर्म करेंगे, लेकिन सीमेंट्स की सेल रुक गई थी। यानी कि कुछ कंपनीज की अच्छी जा रही थी, जैसे थटा सीमेंट की, बहुत सीमेंट की सेल अच्छी थी, आपने देखा मेरी टॉप 25 पिक में भी थी, बेहतरीन उसने परफॉर्म किया है, डबल से ज्यादा वो परफॉर्म कर चुका है। और इस तरह की कन्विक्शन रखना कि आपके स्टॉक्स ऐसे परफॉर्म करेंगे काफी मुश्किल काम होता है। बहरहाल इस साल जो है अब क्वार्टर जो है आपकी सीमेंट की सेल्स और बढ़ना शुरू होंगे, बिकॉज अब डिमांड आपकी क्रिएट होगी कि घर बनाने के लोगों के पास जब पैसे आएंगे, थोड़ा थोड़ा सा घर बनाने की एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी, तो इसमें सीमेंट आपका ज्यादा लगेगा, ठीक है। चेरी टू स्टार्ट लोकल व्हीकल असेंबली 2026। तो चेरी अगेन एक चाइनीज ब्रांड पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, जो कि इंटरनेशनली काफी ज्यादा कंपनीज आ रही थी, तो अब एक और पार्टिसिपेशन होगी तो एक अच्छी चीज होगी। यहाँ पे मिडिल ईस्ट में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां पे तो यहाँ पे ये कंपनी है ऑलरेडी, लेकिन अगेन पाकिस्तान में जब ये आएगी तो एक और एडिशन हो जाएगी टुवर्ड्स कलेक्शन ऑफ कार्स, ठीक है। सो गवर्नमेंट डेब्ट डिक्लाइंस 430 बिलियन इन जुलाई टू अगस्त। ये एक बहुत बड़ा चीज है कि हम ओवरऑल ये बात नहीं करते कि हमारा कर्जा भी थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, विच इज अ गुड साइन फॉर अस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा ट्रंप ने जो है वो आप लोगों ने देखा होगा कि काफी अच्छा साइन थी, जिसकी बेस के ऊपर जो है हमारी मार्केट परफॉर्म भी हुई है। उसने शहबाज शरीफ को भी थोड़ा सा सिंगल आउट किया है, और जो अगेन फील्ड जो हमारे मार्शल आसिम मुनीर हैं उनको एक फेवरेट भी कह दिया, तो इसकी वजह से आप लोगों ने देखा कि ओवरऑल मार्केट ने बड़ा तेजी से रिएक्ट किया था 158 से, जो हमने बताया भी था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है ऑयल प्राइसेस जो है वो नीचे आई हैं, वो भी आप लोगों ने देखा है। मिडिल ईस्ट का जो ओवरऑल जो है सिनेरियो थोड़ा सा बेहतर हुआ, गाजा के ऊपर जो बात हो रही है इसके अगेन इसको बेहतर किया जाए, पीस एफर्ट्स लाई जाए, उसकी बेस के ऊपर ऑयल जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन किया है। IMF and Pakistan reached staff level agreement over another $1.2 billion in loans। तो ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। अगेन जो फाइनल जो है वो आपको पैसे आ जाएंगे जब आपका फाइनल एग्रीमेंट हो जाएगा।
विच इज अगेन गुड फॉर अस। तो खैर ये कुछ लोग अच्छा कंसिडर नहीं करते, लेकिन अगेन अगर हम IMF प्रोग्राम में हैं, इसको अच्छे तरीके से अगर आप पैसा लेके यूटिलाइज करेंगे फिर तो अच्छी बात है, ठीक है। फिलिप मॉरिस पाकिस्तान टू लिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, ये एक कह लेंगे थोड़ी सी बुरी खबर तो लगती है, लेकिन ओवरऑल ये कंपनीज का डिसीजन होता है कि वो डीलिस्ट करना चाहते हैं तो वो डीलिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अमरीली स्टील टू इशू 40 मिलियन शेयर्स फॉर ₹1 बिलियन इक्विटी बूस्ट। सो अमरीली स्टील जो है वो चाह रहा है कि अपने एंड से वो अपने इक्विटी को थोड़ा सा बूस्ट करे। इसकी वजह से 40 मिलियन जो शेयर्स हैं उसको वो डालना चाह रहा है और पैसा रेज करना चाह रहा है, ठीक है। FNEL अप्रूव्स 1.18 बिलियन इन्वेस्टमेंट टू डाइवर्सिफाई इनटू रियल एस्टेट फार्मा। तो ये एक FNEL जो है वो भी काम करना चाह रहा है कि पैसे थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करे रियल एस्टेट और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। टेलीनॉर PTCL मर्जर फॉर्म्स इंडस्ट्री स्ट्रेटजी शिफ्ट। तो ये अगेन आप लोगों ने देखा होगा, काफी न्यूज आ रही है कि टेलीनॉर और PTCL का मर्जर हो रहा है। जितने भी आपके टेलीनॉर के टावर्स वगैरह हैं वो PTCL उसको एक्वायर कर रहा है। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि PTCL ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया है ये इसको फिलफिल करने के लिए। तो ये थोड़ा सा हमेशा फाइनेंस को जब भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है ये देखना होता है कि कंपनी जब वो पैसा ले रही है, कर्जा ले रही है, तो उसको सही तरीके से यूटिलाइज भी कर रही है कि नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको देखना है। PPL अनाउंसेस न्यू गैस डिस्कवरी एट बर्की 1 कोटरी नॉर्थ ब्लॉक। तो ये अगेन एक और OGDC PPL जो है वो बार बार आप लोगों के सामने डिस्कवरी करते रहते हैं। सो ये भी अगेन एक और डिस्कवरी है विच इज गुड फॉर अस। ट्रीट कॉर्प एंटर्स पर्सनल केयर सेगमेंट। तो ट्रीट जो है अगेन एक और कंपनी इसमें इन्वॉल्व हो रही है पर्सनल केयर सेगमेंट के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली भी थोड़ी सी रैलीज इसमें आई हैं, एक दो कॉल्स हमने बुल्सन BS में भी दी थी, तो इसी वजह से दी थी कि एक थोड़ा सा बैकएंड से आइडिया होता है कि वॉल्यूम से रेट हो रहे होते हैं, तो कोई ना कोई एक्टिविटी इसमें चल रही होती है, ठीक है। पाकिस्तान ट्रैक्टर मार्केट हिट हार्ड बाय मॉनसून फ्लड्स। तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी था, पता भी था कि आपके जो फ्लड्स आएंगे उसकी वजह से जो आपकी यूरिया सेल्स है वो भी कम होगी। अगेन जो फार्मर्स है वो भी हिट होंगे थोड़े से, और वो फिर अगेन ट्रैक्टर्स खरीदने की तरफ फिलहाल नहीं आएंगे, ठीक है। सो ये थी फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव। जी बैक टू फराज भाई, टॉपिक्स को भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जी अमार बताइएगा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, 100 इंडेक्स के ऊपर बात करें तो हमारे पास चलें आज कुछ नया नया यूँ करते हैं कि EMA 13 के ऊपर जो हमने बात की थी उसको डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे जब ब्रेक हुआ तो क्या सिनेरियोज बन सकते हैं और जो वॉल्यूम्स चल रहे हैं मार्केट के वो क्या दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये एक चार्ट है मेरा, यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि EMA 13 यहाँ जब ब्रेक हुआ उससे पहले हमारे पास वॉल्यूम्स के ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस थी, यानी कि प्राइस एक्शन पे कैंडल्स ऊपर जा रही हैं लेकिन वॉल्यूम्स कम होते जा रहे हैं। जब भी पीक लगता है वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, इसका मतलब है कि अनकरीब डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर हम ये देखते हैं कि साइडवेज होके कंसोलिडेट क्यों ना हो जाए, यानी कि टाइम ले। सो वो बिल्कुल परफेक्टली प्ले किया उस ज़माने में। ये 2025 दिसंबर की बात है जब ये पीक्स लगी, यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस आई, वॉल्यूम्स लो हुए, ये डिस्ट्रीब्यूशन थी। एंड देन EMA 13 के ब्रेकआउट के बाद बाउंस किया रबर बैंड थ्योरी के मुताबिक से ये लगे 86 सेशंस। बीच में एक और दफ़ा इस तरह से हुआ, अप्रैल में वॉल्यूम्स ऊपर थे, मार्केट एकदम से ऊपर गई, नया हाई लगाया, डाइवर्जेंस क्रिएट कर दी, उस टाइम के वॉल्यूम्स अपने हाइस पे थे। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट अगेन साइडवेज हो गई। तीसरी दफ़ा यही अटेम्प्ट हुई जब आपका स्प्रिंग लगा, स्प्रिंग अच्छा साइन होता है, ये हम रियल टाइम कॉल दे रहे थे उस टाइम, और उसके बाद फिर यहाँ से बाउंस करते हुए एक और बेयरिश डाइवर्जेंस वॉल्यूम्स के साथ लगे, लेकिन इस दफ़ा इसने कंसोलिडेशन नहीं की, तीसरी उसमें वी शेप रिकवरी थी इस ब्रेकआउट पे। उसकी रीज़न ये है कि बेयरिश डाइवर्जेंस आगे जाके सिंक होनी थी वॉल्यूम्स के साथ। सो इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास जब भी बेयरिश डाइवर्जेंस आए, EMA 13 का ब्रेकआउट हो, मार्केट साइडवेज हो जाती है। हमने पिछले यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ में देखा, तीसरे सिनेरियो में हमने देखा कि वी शेप रिकवरी थी, लेकिन उस केस में डाइवर्जेंस डाइल्यूट नहीं हुई थी, इसलिए वो बाउंस करता हुआ जा रहा था। अब आज मैं क्यों ये डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने ये सिनेरियो को पढ़ा, बहुत बेहतरीन तरीके से देखा था। हम काफ़ी टाइम से EMA 13 को मॉनिटर कर रहे थे कि जब ये ब्रेक होगा तो काम ख़राब हो जाएगा ट्रेंड का, या मोमेंटम फेड हो जाएगा, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि मार्केट कितने बुरे तरीके से नीचे टूटी। खैर हमने उसको पॉजिटिव लिया यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स देख के। अब ये जो सिनेरियो बना हुआ है, अगेन वॉल्यूम्स बढ़े पिछले दिनों और डाइवर्जेंस आ गई बेयरिश वॉल्यूम्स के ऊपर। ऑल टाइम हाइस पे अपने 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स हैं जो कि सिंक नहीं हो रहे, ये अच्छा साइन नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये आपके तकरीबन यहाँ से हो सकता है कि
इस तरह की कंसोलिडेशन आ जाए या मार्केट साइडवेज हो जाए, थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएगी मार्केट, मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं या तो 32 सेशंस यानी कि 40-45 डेज़ बनते हैं, यहाँ से मार्केट 1.5 महीने के लिए साइडवेज हो जाए, कंसोलिडेट हो जाए, नए हाइज ना लगाए, या फिर ये काम ये करे कि लंबी कंटिन्यूशन पैटर्न में चला जाए कि 86 सेशंस के करीब, जो कि 3 से 4 महीने बनते हैं। मुझे लगता है पहला वाला सिनेरियो 32 सेशंस वाला इंटैक्ट होगा, और उस कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो 154 का लेवल है इससे ऊपर मार्केट रहे और साइडवेज हो जाए। आसान लफ्ज़ों में मार्केट यहाँ से जो 100 इंडेक्स है वो साइडवेज हो सकता है। आपके स्टॉक्स कुछ कुछ होंगे जो परफॉर्म कर रहे होंगे, सारी मार्केट एक साथ नहीं परफॉर्म करेगी। हो सकता है 100 इंडेक्स आपका माइनस रहे, डिप्रेस रहे, लेकिन बहुत से स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे होंगे, रैली कर रहे होंगे जो ट्रेंड में है। सो मुश्किल मार्केट हो जाएगी। जिस तरह से पहले यहाँ पे ये आसान फेज़ था, ये जितना भी ट्रेंडिंग फेज़ होता है बहुत आसान होता है, इसमें आप जिस स्टॉक में पैसे डालते हैं वो बढ़ जाता है। जब आगे जाके मार्केट यहाँ पे ट्रिकी हो जाती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन या आगे जाके कंटिन्यूशन की शक्ल लेगी, यहाँ पे जो है काम ख़राब हो जाता है। इसका ये मतलब होता है कि मार्केट आपके साथ इस सिनेरियो में आसान लफ्ज़ों में काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, पेशेंस नहीं होती कि 40-45 डेज़ तक साइडवेज होगी मार्केट, या फिर आप लोग जो हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्रॉपर नहीं प्ले कर पाते, अपने स्टॉक्स को नहीं प्ले कर पाते, पैनिक हो जाते हैं। सो यहाँ से मार्केट रेंज बाउंड कंसीडर कर सकते हैं हम, मुश्किल मार्केट कंसीडर कर सकते हैं। मार्केट अक्सर ऐसा लगेगा आपको, अच्छी न्यूज़ आई ऊपर जाएगी, वहाँ पे सेलिंग आएगी, बुरी न्यूज़ आई नीचे जाएगी, वहाँ पे बाइंग आएगी। ठीक है, तो रिटेल ट्रेडर के लिए ये अब आसान नहीं रही मार्केट, यहाँ से अच्छे खासे रेंज बाउंड में आती हुई लग रही है और थोड़ा सा तंग भी करेगी आपको। आसान लफ्ज़ों में, जब भी आपका स्टॉक बढ़ा होगा आपके इमोशंस हाई होंगे, ऐसे होगा जैसे अभी बड़ी मार्केट। सो ये इंडेक्स का ब्रेक करना इस टाइम थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे ख्याल में। ये अच्छा, अब इसको पॉजिटिव उस पर ले जाते हैं। मेरे ख्याल में ये जो इस तरह की कंसोलिडेशन आपके पास आ जाएगी, कंटिन्यूशन आ जाएगी, ये लॉन्ग टर्म में 100 इंडेक्स या ओवरऑल मार्केट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बुल की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है कि यहाँ से एक आगे रैली होती हुई फिर नज़र आए। सो मेरे ख़्याल में थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। एहतियात का ये मतलब है कि कैश पे आप रहें 25%, 40%। जब भी आपको कोई अच्छे स्टॉक्स को वैल्यू बाइंग करने का मौका मिल रहा हो तो फिर अटेम्प्ट करें। सो मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड होकर तंग कर सकती है, इतना परेशान नहीं होना, कैश को यूटिलाइज़ करें बेहतर तरीके से, या एसएफएल के अगर आप क्लाइंट्स हैं वहाँ पे कोई अच्छे स्क्रिप्ट्स नज़र आ रहे हुए हमें, हम वहाँ पे कॉल देते रहेंगे आप लोगों को। सो ओवरऑल ये है, घबराने वाली बात नहीं है। वॉल्यूम्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी लग रही है, जो आगे जाके इसको अगर टाइम मिल जाता है 30-40 डेज़ का, तो चीज़ें बहुत अच्छी बेहतर हो जाएंगी अगले साल के लिए, नए हाइस के लिए। सो ओवरऑल हमार ये है अंडर इंडेक्स का ओवरव्यू। परफेक्ट हो गया। चलें, मैं अभी रेशो ऑफ द वीक को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम टॉपिक्स पे भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी रेशो ऑफ द वीक है उसको हम देख लेते हैं, एंड दिस इज एसेट टर्नओवर। और अगर आप ये रेशो जो है, एसेट से नाम से आप थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा, एसेट आपके सारे वो चीज़ होती है एक कंपनी जो ओन करती है, जो उसके पास कैश मौजूद होता है, अगर उसकी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वगैरह होता है, वो सारे उसके एसेट्स होते हैं। ठीक है, सो एसेट टर्नओवर मेजर्स हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी यूजेस इट्स एसेट्स टू जनरेट revenue. It shows how many dollars of sales are produced for each dollar of assets. पाकिस्तान में भी समझ लें, बट हाई रेशो का मतलब है स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी इन यूजिंग एसेट्स टू प्रोड्यूस रेवेन्यू। लोअर रेशो है एसेट्स आर अंडर यूटिलाइज और बिजनेस इज कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, और इसको देखा जाता है तो इसकी वैल्यू जो फॉर्मूला होता है वो आपकी जो टोटल सेल्स होती है उसको आप डिवाइड करते हैं टोटल आपके जो एसेट्स हैं उसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगेन मैं सीमेंट के साथ ज्यादा इसको चेक कर रहा होता हूँ। ये क्वार्ट सीमेंट को मैंने यहाँ पे पिक किया हुआ है, और इसके अगेन हम क्या करते हैं कि इसकी हम बाकी कंपनीज के साथ भी रेशो को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन नीचे आते हैं, और जो हमारी पीयर रेशो वाली जो टैब है, अब उसमें आके सारी कंपनीज को सिलेक्ट करता है। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएं, और ये अगेन आप लोगों ने क्या करना है, सारी कंपनीज को इसी तरीके से सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे हम फ्लाइंग सीमेंट, चलें ये वाला दूसरा हो गया, और हम नीचे से पायनियर सीमेंट, चिराग सीमेंट, अटक सीमेंट, लकी सीमेंट, चलें इनको कर लेते हैं, बाकियों को भी फिलहाल नहीं करते। आप बाकियों को खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐड टू कंपैरिजन आप करोगे, फिर उसके बाद नीचे आ जाएं, और जब नीचे आप आते हो तो यहाँ पे एडिट रेशियोज के अंदर आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एसेट टर्नओवर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। अगेन आप यहाँ पे आके
ईजिली इसको देख सकते हैं। वैसे तो मैंने क्या किया हुआ कि सारों को सबको सेलेक्ट किया हुआ, लेकिन अगेन आपको यहाँ पे ये एसेट रेशियोज मिल जाएंगी। ऑल पे जाएं, ऑल पे आपको सारी यहाँ पे चीजें अवेलेबल हैं, जो देखना चाहते हैं आप इसको देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम आते हैं एसेट टर्नओवर को देखा जाए तो अगर इसको मैं थोड़ा सा सॉर्ट आउट करूं तो इसकी बेस पे अगर आप देखो तो मुझे सबसे ऊपर जो है वो टाटा सीमेंट नजर आ रही है, और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा था कि टाटा सीमेंट इज बाय फार वन ऑफ माय बेस्ट कंपनी, मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये टॉप 25 पे में सबसे बेहतरीन भी परफॉर्म करी है। फिर इसके बाद चिराग सीमेंट है, फिर लकी सीमेंट आ गया, एसीपीएल आ गया, इसमें क्वाड सीमेंट हमने सिलेक्ट किया, बल्कि ये क्वाड सीमेंट भी है, 0.6 इसका टर्नओवर आ रहा है। सो इस तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे नीचे आ जाएं तो ये आपको पूरा नजर आएगा, जैसे क्वाड सीमेंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है कि पिछले सालों में इसका एसेट टर्नओवर ज्यादा था या इस दफा ज्यादा है। सो ये थोड़ा सा डिक्लाइनिंग वाली साइड पर नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल इट्स इन अ गुड ट्रेंड। तो आपको पता लग सकता है कि एक कंपनी के जो जितने ज्यादा ये रेशियो अच्छी हो रही है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री या एज कम्पेयर टू इट्स ओन हिस्ट्री, तो आप इसी तरीके से इसको भी चेक कर सकते हैं। जी बैक टू फराज भाई, जी टॉप एक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। जी हमारी मेरी स्क्रीन शेयर है। जी आपकी स्क्रीन शेयर है। अच्छा, एटलस होंडा हमारी पिक में है सबसे पहले। इसमें आप देखें प्रॉपर, इसकी हमने पहले भी कॉल दी हुई थी एक टाइम पे, जो हम यहाँ से एंटर हुए थे 837 से, हमारा टारगेट था 1100 का, वो हिट हो गया था। सो ये उस टाइम से ट्रेंड ही कर रहा है और बहुत बेहतरीन ट्रेंड में है, प्रोमिनेंट हायर हाइज एंड हाई लोज लगा रहा है। जब भी ये करेक्ट हो नीचे आए, फॉर एग्जांपल मैंने बाय लिमिट 1 ऑर्डर प्लेस करूँगा 1345 पे और 1266 पे, ये दो मेरे लेवल्स हैं जहाँ पे मैं इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूँगा। और फिर इसकी लास्ट लेग बाकी है जो 1602 तक की तरफ लेके जाती है। सो ओवरऑल एक बुलिश ट्रेंड में है, बड़ा प्रोमिनेंट सिंपल सा बुलिश ट्रेंड है, इसको प्ले करना चाहिए। जब भी नीचे हाई लो बनाने आए इसको बाय करें और फिर आए करें कि ये अपने 1437 को ब्रेक करता हुआ 1600 को जाके टेस्ट करें। हमारा एटलस होंडा, इसकी सेल्स और नंबर्स तो बहुत अच्छे आए हैं। स्टिल आपको इसका वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, मुझे ये एटलस होंडा बहुत अच्छी लगती है। ऑलरेडी मैंने टॉप 25 पिक्स में मेरी शामिल भी है, जो कि इस साल भी अभी तक बहुत बरकरार है। मुझे लगता है ये आगे जाके भी इसके अंदर पोटेंशियल अच्छा है। एक ही कंपनी है पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा होंडा बाइक्स, आप लोगों ने देखा होगा, आपको सड़कों में नजर आती हैं। 100 बाइक्स अगर आपकी पाकिस्तान के अंदर बिकती हैं तो उसमें से 85 जो है वो इस कंपनी की होती हैं, होंडा की होती है। तो आप उससे देख सकते हो कि ये कितना इसके अंदर पोटेंशियल आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। सो बाकी नंबर्स के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं और इसके थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाइज तो इसने मार्केट को बहुत जबरदस्त बीट किया है, लेकिन ओवरऑल अगर आप नंबर्स वाइज भी देखा जाए तो पिछले साल से अब तक जो है तकरीबन इसमें 203 से 218 इसके अंदर काफी इंक्रीज आया। बल्कि ये मेरे ख्याल से इसकी क्लोजिंग की बजाय अगर हम क्वार्टरली यहाँ पे देखें तो ये 100% से ज्यादा है इसके प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं। पिछले साल जो था इसका तकरीबन 3.4 बिलियन का तकरीबन प्रॉफिट था। इस टाइम जो है ये तकरीबन 4.8 है। डबल तो नहीं हुई, आई थिंक 60-70% इंक्रीज इटसेल्फ होना भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू जो है 47 बिलियन से तकरीबन 63 बिलियन पे ये तकरीबन आ चुका हुआ है, विच इज अगेन 30-40% का ये भी इजाफा होता है। तो आप देख रहे हैं कि एक कंपनी जो है वो अपने मार्जिन को भी बहुत जबरदस्त मेंटेन करके चल रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है इसकी डेब्ट टू इक्विटी, देखें बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो जीरो है। ओवरऑल ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जिसके पास कैश बहुत जबरदस्त हो, फिर उसकी प्रोडक्ट की अपनी भी मार्केट हो, प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड भी हो, आई थिंक दिस कुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और अगेन इसमें अगर आप नीचे आते हैं, जैसे ग्रॉस इनकम मार्जिन अगर देखा जाए तो अगर आप पिछले सालों में देखो तो तकरीबन 6-7% हुआ करता था, अब जो है तकरीबन ये 11% पे ये मेंटेन कर रहे हैं, विच इज अगेन स्पेक्टेकुलर। ये बहुत अच्छी सिनेरियो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो मैनेजमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया कि ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल बाइक भी लेके आना चाह रहे हैं, और इनिशियली ये सीबीयू यूनिट जो है वो लेके आएंगे। आगे जाके जो है ये थोड़ा सा इसको और डिमांड जब जैसे जैसे क्रिएट होगी, अगेन आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर इसकी काफी डिमांड है, जैसे डिमांड क्रिएट होगी तो इसके अगेन सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है, एटलस होंडा को। दूसरी बात 95% जो है ये अगर आप देखें ये लोकलाइजेशन पाकिस्तान के अंदर ही करते हैं अपने बाइक्स की, जो कि 70 सीसी जो इनकी बाइक है 95% इसके पार्ट्स यहीं पे मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एक कंपनी के लिए कि यहीं से उनको प्रोडक्ट्स मिल जाती है, उनको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती, उसकी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर नहीं जाना पड़ता, ठीक है। 40,000 बाइक्स इन्होंने एक्सपोर्ट भी की हैं इस साल के अंदर, विच इज अगेन गुड फॉर द कंपनी। 9.8 मेगावाट जो है इन्होंने सोलर कैपेसिटी भी लगाई है, तो काफी हद तक इसके अंदर बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं, जो कि वैसे तो मुझे बहुत पसंद है। मैंने टॉप 25 में होल्डिंग पे रखी हुई है। मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है, इसको अगर आप लंबे अरसे तक रखना चाहते हैं दिस शुड बी इन योर पोर्टफोलियो।
जी, बैक टू फराज भाई। सही है। हमारा सेकंड पिक जो है वो लोड्स की है, और यहाँ पे अगेन बहुत अच्छे ट्रेंड पे चल रहा था और स्टिल हाई लो बनाने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आए हैं। ये प्रोविजनल हो सकता है। प्रोविजनल का ये मतलब है कि आप इस सेटअप को इंतज़ार करें, जब भी इस ट्रेंड लाइन के करीब आके कोई ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग बनाए, यानी कि जिस दिन ये पॉजिटिव क्लोज हो उस दिन बाय कीजिएगा। सो मोस्ट लाइकली ये यहाँ कहीं पे 17 के करीब, 1680 17 के करीब आता है, टेस्ट करता है, एंड देन उसके बाद किसी दिन ग्रीन क्लोजिंग आ जाती है, फिर बाय कीजिए। एसएल इसका रखेंगे 15.85 का, फर्स्ट टारगेट इसका 18 का हो जाएगा, सेकंड 18.75 का, एंड देन सेकंड टारगेट 20.75। एक अच्छी राउंड बॉटम फॉर्मेशन है। इसको ऊपर 20 के करीब या 21 के करीब जाना चाहिए, और ये स्टिल हाई लो बनाने यहाँ पे आ रहा है। सो ग्रीन कैंडल की बाइंग देख, क्लोजिंग देख के फिर बाइंग कीजिएगा इसके ऊपर। सो ओवरऑल ये अच्छे ट्रेंड में नज़र आ रहा है। अमाल, रिसेंटली लोड्स का रिज़ल्ट आया था और ये आपके मेरे ख्याल में टॉप 25 पिक में भी है। इस क्वार्टर का ये जो रीसेंट रिज़ल्ट आया था, स्टिल ये आपके इन्वेस्टर जीनो मॉडल के अंदर शॉर्ट लिस्टेड है? अच्छा, इन्वेस्टर जीनी मॉडल के अंदर तो ये रिसेंटली नहीं आ रही, लेकिन ये टॉप 25 पिक्स जो है उसमें ये लाजमी शामिल है। अच्छा, इन्वेस्टर जीनी का भी होता ही है कि ओवरऑल उसमें मैं सेल्स का भी देख रहा होता हूँ, प्रॉफिट्स वगैरह को भी देख रहा होता हूँ। जब जब वो इंक्रीज कर रहे होते हैं तब तो ये मेरे पास वो मॉडल में आ जाती है। और इसकी जो रिसेंटली एक आध क्वार्टर में नहीं परफॉर्मेंस हुई भी, ये मेरे स्टूडेंट्स को पता होता है कि ओवरऑल अगर वो अमारवे के मॉडल में नहीं आ रही या उनके मॉडल में भी, क्योंकि वो भी सेम मॉडल खुद से बनाते हैं, तो वो एक आध क्वार्टर के लिए नहीं परफॉर्म कर रहा होता। ठीक है, सो ये थोड़ा सा बेनिफिट होता है कि जब आप थोड़ा सा चीजें सीख लेते हो तो खुद से आपको पता लग रहा होता है कि कौन कौन सी कंपनीज में इस टाइम जाना है, इस टाइम नहीं, या किस टाइम नहीं जाना। अच्छा, ये टॉप 25 पिक्स में भी थी मेरी। ठीक है, मैं अभी भी इसको कहता हूँ कि रखना चाहिए आपको। इसकी 2-3 रीजन है, और इसकी एकदम से जो बहुत ज्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई थी उसकी भी रीजन मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात को समझें कि इनकम स्टेटमेंट जो है, अगर आप यहाँ पे जाते हैं ईयरली, अगर आप जाओगे तो एकदम से आपको 2023 से अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक लॉस चल रहा था, वो बहुत ही जबरदस्त कन्वर्ट हुआ, आपका 665 मिलियन आपके प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 486 मिलियन है और नेट इनकम जो है आपका 665 मिलियन है, यानी कि आपका नेट इनकम बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू योर ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो ये चीज जब आप देख रहे होते हो तो एक आइडिया होना चाहिए कि बीच में बैक एंड पे कोई ना कोई इसमें साइंस हुई है, कोई ना कोई लॉजिक आई है जिसकी बेस के ऊपर ये अर्निंग्स एकदम से शूट कर गए। लेकिन अगले साल अगर आप देखेंगे तो 263 बिलियन यानी कि अर्निंग्स गिरी है नीचे। ठीक है, ओवरऑल मैं इसका सिनेरियो एक बता देता हूँ कि एक कंपनी जो है हाईटेक अलॉयज के नाम से जो इनकी थी, उसमें इम्पेयरमेंट के इनके लॉसेस थे, जिसकी वजह से पहले लॉस आया इनको 2023 में, और 2024 में क्योंकि आपका डेफर्ड टैक्स होता है वो चीज इसके ऊपर अप्लाई हुई थी, तो उसकी बेस के ऊपर जो आपका डेफर्ड एसेट्स होते हैं उसकी बेस के ऊपर इनको थोड़ा सा रिकवर मिला था। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिनको पता है उनको थोड़ा सी बेहतर आइडिया हो रहा होगा। ये सिनेरियो था जिसकी वजह से इनकी अर्निंग्स पहले ही बहुत तेजी से शूट की थी, जिसकी वजह से मैंने कॉल भी दी इसकी, और एकदम से जो आपको नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है वो भी थोड़ा सा इसी वजह से थी। ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस वाइज बात की जाए, बिजनेस इसका बहुत जबरदस्त है। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो ये बढ़ रहा है, रेवेन्यू कम नहीं हो रहा, रेवेन्यू बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप नेट इनकम पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 2023 से जंप आई एकदम से, और एकदम से इसके यहाँ पे जो नीचे आ रहा है वो भी इसी वजह से आया कि बेस आपका इफेक्ट था, जिसकी वजह से इसके जो सिनेरियो था वो थोड़ा सा डिफरेंट आया। ठीक है, अच्छा वैसे अगर बिजनेस वाइज देखा जाए तो एग्जॉस्ट सिस्टम इनके बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप देखें कि वो लोग गाड़ियों के जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें काफी कैटेगरीज आती हैं। 50% मार्केट जो है ये सुजुकी का इसने एक्वायर किया हुआ है। इसके अलावा ये यूई को भी काफी एक्सपोर्ट करते हैं। फिर रेडिएटर्स बनाते हैं, रेडिएटर कोर्स बनाते हैं, हीटर कोर्स बनाते हैं, शीट मेटल कंपोनेंट्स बनाते हैं। इसके अलावा जो इम्पेयरमेंट जो चार्ज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये हाईटेक इनकी अलॉय व्हील्स के नाम से एक कंपनी थी जिसके अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वहां से इनको थोड़ा से लॉसेस आए थे। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो वो जो डेफर्ड इनका टैक्स आपका एसेट लगा है उसकी बेस के ऊपर आपकी अर्निंग्स ज्यादा शो हो रही है। ठीक है, सो ये रीजन है। मुझे अभी भी लगता है कि बिजनेस ठीक है, गाड़ियां सेल्स ज्यादा बढ़ी हैं, गाड़ियों की सेल बढ़ेगी तो इस कंपनी को भी फायदा होगा। जी, बैक टू फराज। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर है, लेकिन आज भी जब भी क्रिप्टो मार्केट थोड़ी सी भी नीचे जाती है, सबसे ज्यादा लॉसेस करने वाला मुल्क सरे फहरिस्त पाकिस्तान है। इससे ये समझ आती है कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको पैसे बनाने का तरीका भी नहीं पता। सो हम लेकर आ रहे हैं सरमाया के ऊपर क्रिप्टो फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग,
जिसके अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसीज है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपने अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है। सो आज ही सरमाए की ट्रेनिंग लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। अच्छा, हमारा थर्ड पिक है GCIL की, और ये हायर हाई से करेक्ट होता हुआ हायर लो इसने यहाँ डिफाइन किया है 29.21 पे, वहाँ से बाउंस किया है। स्टिल करंट प्राइस पे बहुत अच्छी हायर लो पर है, यहाँ पे अटेम्प्ट करनी चाहिए 31 के करीब। इसका SL 28.85 हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट इसका 33.6 एंड देन सेकंड टारगेट जो उसका रीसेंट हाई था वो हो जाएगा। एक अच्छे ट्रेंड में चलता हुआ है। हमने इसकी पहले भी काफ़ी दफ़ा कॉल्स दी हैं। इस पूरे ट्रेंड को हमने 3-4 दफ़ा आई थिंक इसको यहाँ पे प्ले किया है, और अभी यहाँ पे टॉप डिफाइन नहीं हो रहा, एक बाउंस है इसमें। सो यहाँ पे हायर लो पे अटेम्प्ट करनी चाहिए। हमारा GCIL का अभी करंटली एक रिज़ल्ट आया है। उस रिज़ल्ट के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फर्दर इस कंपनी से, या आगे इसी तरह ग्रो करती रहेगी? बिल्कुल ऐसे ही है। GCIL की बात कीजिए तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कंपनी। रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो तकरीबन 40% का इसका इजाफा हुआ है पिछले साल की निस्बत। बहुत कम कंपनीज हैं जिनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स इतने जबरदस्त ग्रो किए हैं। ठीक है, ईपीएस जो है वो 1.5 गुना इसकी बढ़ी है। वैसे ओवरऑल आप लोगों ने देखा है कि गनी ग्रुप जो है वो काफी जबरदस्त परफॉर्म भी कर रहा है। हमारी टॉप जो पिक्स में GGL जो है 2025 की पिक्स के अंदर GGL इज वन ऑफ द टॉप पिक्स। उसने अभी तक काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दिया है। रिसेंटली जो उसकी अर्निंग्स आई है GGL की वो 9 आई है, और अगर अभी भी देखें शेयर की प्राइस तकरीबन 25-26 आई थिंक अभी चल रही है। और उसकी बेस पे भी आप सोचें कि आगे जाके जो है वो सिर्फ प्राइस अर्निंग उसकी बहुत कम है, ऑल्दो अदर इनकम उसकी आई है, लेकिन अगेन इसके ऊपर जाने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। GCIL में देखा जाए तो हाईएस्ट वैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सबसे बड़ा इनके पास है। प्रोडक्शन कैपेसिटी 275 टन पर डे के ऊपर ये जा चुके हैं, विच इज अगेन स्पेक्टेकुलर। इसके अलावा एग्रीमेंट इनकी गैस सेल्स और परचेज एग्रीमेंट चल रहा है मारी एनर्जी के साथ, OGDC के साथ, जिसमें तकरीबन 3.5 बिलियन पर एनम ये उनको प्रोवाइड करेंगे। और इन्होंने रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि रीस्ट्रक्चर किया और अपनी जो कैल्शियम कार्बाइड प्रोजेक्ट है उसको थोड़ा सा डीमर्ज किया, यानी कि अलग किया दूसरी कंपनी के साथ। ये पहले एक ही कंपनी हुआ करती थी, अब जो है ये कन्वर्ट होकर 2 कंपनीज में कन्वर्जन इसकी हो गई है, जिसमें से GCIL जो है अगर आप देख रहे हैं ये आपकी सबसे ज्यादा गैस के जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इन पाकिस्तान, ये सबसे बड़ा प्लांट इन्हीं के पास है। जी, बैक टू क्लास। अच्छा, हमारा फिर फोर्थ पिक है कोहार्ट सीमेंट। जैसे हमें लग रहा है कि अगर मार्केट प्रेशर में आती है कौन से ऐसे स्टॉक्स लेने चाहिए जो ऑलरेडी अच्छी करेक्शंस पर हों, सो ये कोहार्ट सीमेंट इज़ वन ऑफ देम, जो अपने हाइज लगा के 116 के बाद 100 रुपीज़ पे आया हुआ है, 16% डाउन है अपने हाइज से। सो एक अच्छी करेक्शन ले ली, बहुत मेजर सपोर्ट पर है। यहाँ पे पहले भी कंसोलिडेट होता रहा, बाउंस किया था इसने। और ये जो रैली इसने बनाई है, जो जितनी बड़ी इसकी कंसोलिडेशन थी अक्टूबर 2024 से लेके जुलाई 2025 तक, ये 9 मंथ्स की कंसोलिडेशन थी इसकी 69 से 89 तक की। ये इतनी आसानी से यहाँ पे ट्रेंड्स इसके ख़त्म नहीं होते, इसकी रैली फ़िलहाल कंटिन्यू होती हुई नज़र आएगी। सो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजीज़ पे रखें। फर्स्ट टारगेट इसका 112-116 का रीजन रखा जा सकता है, एंड देन अगर ये आपका हाई ब्रेक होता है 115, जो मोस्ट लाइकली हो जाएगा आने वाले टाइम पे, तो इसकी जो डी की प्रोजेक्शंस है वो 140 के करीब की आती हैं। सो ओवरऑल एक अच्छे ट्रेंड में है, कोई डाइवर्जेंस नहीं है, अच्छी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। मेरे ख्याल में एक अटैम्प्ट इसमें बनती है टेक्निकली। बाकी अमार कोहार्ट सीमेंट कैश एंड रिच कंपनी है, स्टिल इनके अकाउंट्स और जो नंबर्स हैं वो ठीक आए हैं डिस्पैचेस सीमेंट के। ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्वाड 7 यस काफी हद तक अच्छा चल रहा है। डिस्पैचेस अभी भी इनके थोड़े से फ्लैट हैं, लेकिन जो मुझे इसमें इस कंपनी में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो यही लगता है कि इसके पूरी सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत ही जबरदस्त एसेट्स हैं और बहुत ही ज्यादा कैश इनके पास अवेलेबल होता है। ये एक बहुत कम ट्रेंड आपको मिलेगा कि ओवरऑल एक कंपनी है जिसके सारी ये चीजें, कर्जा भी कम है, कैश भी अच्छा है, ओवरऑल जो है एसेट्स भी अच्छे हैं। सारी सिनेरियो अगर एक कंपनी में आपको मिल जाए, मुझे लगता है कि ओवरऑल आप एक अच्छे बेनिफिट में होते हैं। उसके अलावा जो है इनका केपीके के अंदर भी प्लांट है, और जब भी आपके पंजाब में रिसेंटली हमने देखा था कि रॉयल्टी फीस जब आपकी इसके सीमेंट्स के ऊपर लग गई थी, तो जो प्लांट्स इनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ था वो आपके केपीके के अंदर जो प्लांट्स है, जिसमें चिराग सीमेंट आपका आता है, जिसमें आपके ये जो कोहार्ट सीमेंट आता है वो आता है, तो इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ था। तो ये बेनिफिट अभी आप ये समझे कि इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो अभी तक इनको मिला नहीं है। टीटी अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेल्स इनकी कोई ज्यादा मजीद नहीं बढ़ी है 2024 से 25 अगर आप देखें, तो थोड़ा सा बल्कि डिक्लाइन वाली साइड नजर आ रही है। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है वो यहाँ पे देखें आप 10.8 बिलियन से तकरीबन का
14 बिलियन तक जो है इनके ग्रॉस प्रॉफिट चल रहा है। फिर अगर आप नेट इनकम पे आ जाते हैं तो 8.8 बिलियन से तकरीबन 11.5 बिलियन तक इनके नेट प्रॉफिट बढ़ गए। तो इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू अगर आप बढ़ा रहे हो और अर्निंग्स, रेवेन्यू अगर आपके फ्लैट है और अर्निंग्स आपकी ज्यादा बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि आप अपने जो कॉस्ट है उसके ऊपर बहुत जबरदस्त काम करें, ठीक है। और ये कॉस्ट हमें नजर भी आ रही है। वैसे इनका ओवरऑल जो है 30 मेगावाट का जो कोल्ड कैप्टिव प्लांट है वो भी इन्होंने इस टाइम इंस्टॉल कर दिया है। इसके अलावा एक चीज जो मुझे काफी अच्छी लगती है वो आप यहाँ पे देखें, डेब्ट टू इक्विटी अगेन जैसे एटलस होंडा की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी इनकी बहुत कम है। एक और जो बहुत बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इनके पास जो लैंड पड़ा हुआ था वो एक काफी अर्से से पड़ा हुआ था। उन्होंने ये अब ये फैसला किया कि अल्ट्रा प्रॉपर्टीज के नाम से ये एक कंपनी बनाएंगे जिसमें ये तकरीबन 1128 का लैंड जो इनके पास अवेलेबल है, वो वहां पे अपनी प्रॉपर्टीज को बनाएंगे और वहां से रेंटल इनको जो इनकम आएगी वो भी अगेन इनके बिजनेस में आने वाली है। और उसकी जो रफ जो वैल्यू है उस लैंड की तकरीबन 9.9 बिलियन रुपीस है। सो ये अगर आप देखें तो काफी हद तक इसमें बेनिफिट्स कोहार्ट के हैं। ये ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो आज हमने 2 कंपनीज ऐसी डिस्कस की हैं जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप रख सकते हैं। नंबर 1 एटलस होंडा एंड नंबर 2 कोहार्ट सीमेंट। जी, बैक टू फराज। थैंक यू अमार। अमार, यहाँ पे मैं लोगों को डिस्क्लेमर भी दे दूँ, ये जितनी भी हमने पिक्स बताई हैं ज़रूरी नहीं है ये इसी हफ्ते परफॉर्म करें। अगेन प्रोविजनल थी, लोड्स के हम कैंडल देख के बाय करेंगे। हम GCIL का स्टॉप लॉस रख रहे हैं। एटलस होंडा के ऊपर हमने बाय लिमिट लगाई है, जब नीचे आएगा ट्रेंड लाइन पे टेस्ट करेगा उस टाइम बाय करेंगे। कोहार्ट सीमेंट भी हम सपोर्ट पे बाय कर रहे हैं। सो ये नहीं एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आज बताया तो ट्यूसडे को ये TPs हिट हो जाए। सोच समझ के तसल्ली से आराम से लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, मार्केट कहीं नहीं जा रही, ठीक है। सो इमोशंस पे कंट्रोल करना और पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है अगेन आप लोग बहुत फ्रस्ट्रेट होंगे, तो इसलिए देख के तसल्ली से माइंड बना के कि इसमें टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचते हुए, फिर आप सुकून से इन्वेस्ट कीजिएगा। अच्छा हमारे ग्लोबल मार्केट्स में चलते हैं। पहले तो हमारे ये बताएं, ये शटडाउन क्या है? US शटडाउन हुआ हुआ है, डेटा नहीं आ रहा, गोल्ड बढ़ता जा रहा है। सो ये कब तक एक्सपेक्टेड है कि हम हमारे पास रीसेंट डेटा आना शुरू हो जाए इसका? अच्छा, एक्सपेक्टेशन तो नहीं अब बता सकते क्योंकि शटडाउन जो है बेसिकली ये होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट बंद हो गई या सारा मामला खराब हो गया। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली एक स्पेंडिंग बजट होता है हर कंट्री का, और यूएस के अंदर जब आप स्पेंडिंग बजट को लेके आ रहे होते हैं तो पार्लियामेंट के मेंबर्स जो है उसको पास करते हैं, ठीक है। ये हर कंट्री के अंदर यही होता है कि आप जो स्पेंडिंग के जो बजट होता है उसको पास किया जाता है। तो यहाँ पे जो है वहां पे कॉन्फ्लिक्टेड व्यूज आए हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स के अंदर, जिसकी वजह से कोई एक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ जिसको कहते हैं शटडाउन होना, ठीक है। अब उसमें ये होता है कि डाटा जो है वो कभी कभार कंपनीज जो बड़े बड़े इदारे होते हैं वो रिलीज नहीं करते नंबर्स, जब तक जो है आपके ये फैसला ना हो जाए कि स्पेंडिंग कब तक होगी। जब भी होगी इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। उसकी वजह से यूएस का जो डाटा है वो नहीं आ रहा, बाकी कंपनीज का डाटा इस टाइम अवेलेबल है। और ये जो अनसर्टेनिटी है इसका फायदा क्या होता है कि आपका सारा पैसा उठ के चला जाता है आपकी कमोडिटीज के अंदर, जिसके बेस के ऊपर मैंने आपको सिल्वर की भी अपनी बाय कॉल्स दिखाई हैं, गोल्ड के अंदर भी हमने कई दफा बाय कॉल्स दी हैं, लेकिन अगेन सिल्वर मुझे मेरा फेवरेट था जिस वजह से वो ऊपर जा भी रहा था। और ये रीजन होती है जब आपकी अनसर्टेनिटी होती है, प्लस जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी चल रहे हैं, जिसको मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट रेट जब आप कम करते हो कंट्रीज के, तो आप बेसिकली पावर कम कर रहे हैं करेंसीज की, ठीक है। जब आप करेंसीज की पावर कम करोगे तो जितनी भी आपके उससे रिलेटेड अगेंस्ट ज्यादातर गोल्ड एंड सिल्वर चल रहे थे वो एकदम से बहुत शूट करके ऊपर जाते हैं। सो ये रीजन है। सही। हमारे टेक्निकली डॉलर इंडेक्स के ऊपर बात करें, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस हमने डबल बॉटम के साथ देखी थी और फिर उसके बाद ये बाउंस होना शुरू हो गया। स्टिल ये अगर इसको हम यहाँ पे 4 आवर पे देखेंगे तो ये हाई लो बनाने यहाँ आया हुआ है। सो मोस्ट लाइकली यहाँ से डॉलर इंडेक्स बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। डॉलर अगर बढ़ेगा तो आपकी दूसरी करेंसीज़ या कमोडिटीज़ भी नीचे आना शुरू हो जाएंगी। सो लास्ट 3 डेज से इस पूरे हफ्ते डॉलर इंडेक्स प्रेशर में था, अब यहाँ पे बाउंस आना शुरू हुआ है। मेरे ख्याल में डॉलर को लॉन्ग करना चाहिए अगेंस्ट कोई भी वीक करेंसी। अमार, कोई रिसेंट डेटा है आपके पास डॉलर के फंडामेंटल्स कुछ बता सकते हैं US डॉलर्स के, या स्टिल हम वेट ही कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, डॉलर की बात की जाए तो डाटा तो इसका अवेलेबल नहीं आ रहा, वो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन ओवरऑल सीजनल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सीजनल्स आर वेरी गुड, और मैं आप लोगों को यहाँ पे शायद मैं दिखा भी देता हूँ, और लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इतने मजेदार किस्म के आपके सीजनल्स आने वाले हैं, जिसकी बेस पे ऊपर अभी जो फराज ने जैसे बताया मुझे बहुत जबरदस्त लग रहा है कि ये मार्केट आपकी एकदम से ऊपर जाएगी। फराज मुझे बताइएगा स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है ना यहाँ पे?
जी अमार। डॉलर इंडेक्स में अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अक्टूबर के बिल्कुल सेंटर से बड़ा शार्प इंक्रीज आ रहा होता है। और जब भी ये शार्प इंक्रीज आता है, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि इस तरह के शार्प इंक्रीज आप लोगों ने बैक एंड पे जरूर मेंटेन करने हैं, इसको लाजमी इसके अंदर बाइंग करें। तो मुझे लगता है कि यस, बिल्कुल जिस तरह आप बता रहे हैं, मुझे भी लगता है कि ये डॉलर ऊपर जाने वाला है। चलें, ग्रेट। अगर हमारा डॉलर ऊपर जा रहा है तो मेरा फेवरेट पेयर पाउंड यूएसडी को मैं शॉर्ट करना पसंद करूँगा। सो हमारा पाउंड यूएसडी का अगर हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखें, यहाँ पे एक डिसेंडिंग पैरेलल चैनल के अंदर फ़िलहाल ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल में करंट प्राइस जो 1.34300 यहाँ कहीं शॉर्ट करें, एसएल आप रखें 1.3550 का, एंड देन एक्सपेक्ट करें कि 1.33 और फिर जाके नीचे सपोर्ट जोन को भी टेस्ट करे। सो ओवरऑल ये जो जितना भी पाउंड का ट्रेंड था यहाँ से जो बढ़ता हुआ आ रहा था 1.21 से आके 1.37, उसके बाद ये यहाँ पे डाइवर्जेंस थी एंड देन ये डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है। फिलहाल इसको एक दफ़ा और इस सपोर्ट को जाके टेस्ट करना चाहिए 1.32 को। सो सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी रखनी है इस पे, यानी कि पाउंड को सेल करें एंड देन डॉलर को ख़रीदें। तो इस केस में आप पाउंड यूएसडी को शॉर्ट करेंगे। सो एसएल आपका 1.35500। हमारा पाउंड का डेटा कैसा आ रहा है? स्ट्रॉन्ग है, वीक है, सीजनल्स क्या कह रहे हैं पाउंड के? अच्छा, पाउंड के सीजन्स जो हैं वो थोड़े से स्ट्रांग होते हैं इन अक्टूबर, और वैसे जो है न्यूट्रल थोड़ा सा चल रहा है। अगर इसके कुछ फैक्टर्स अगर पॉजिटिव हैं, कुछ फैक्टर्स नेगेटिव भी आ रहे हैं, तो ये दोनों का कंबाइन चल रहा है। मुझे जो लग रहा है वो इस दफा ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड न्यूजीलैंड डॉलर ये थोड़े से आपके नीचे वाली साइड पे जा सकते हैं, बिकॉज जो आपके सितंबर का जो इस दफा का जो अक्टूबर के जो आपकी सीजनल्स बनते हैं, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक, ये थोड़े से नीचे वाली साइड पे थोड़ी सी मार्केट्स रिट्रेस करती हैं इस टाइम के अंदर। तो और ऊपर से आपने देखा कि प्रेशर भी आया हुआ है स्टॉक मार्केट के ऊपर, जो जब से ट्रंप ने चाइना के ऊपर दोबारा से कहा कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, तो उसके प्रेशर की वजह से भी आई थिंक ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर थोड़ा सा नीचे रह सकता है। दूसरी बात, जो चाइना का डाटा है वो काफी हद तक वीक आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि चाइना की जो ग्रोथ थोड़ी सी निस्बतन कम होगी, उसका इंपैक्ट भी आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर पे आ सकता है। तो आई थिंक ऑड यूएसडी एंड एनएसडी यूएसडी के साथ अगर आप पेयर कर लेंगे, वो ज्यादा एक अच्छा ट्रेंड बन सकता है उसमें। चलें, ग्रेट। अब ग्लोबल मार्केट्स में नैस 100 को डिस्कस कर लेते हैं। और हमने पिछले काफ़ी टाइम से मैं कहता हुआ आ रहा था कि इंतज़ार करें, अच्छे लेवल्स पे बाइंग करेंगे। सो वो हमने देखा कि एक असेंडिंग वेज बना, यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस आई, उसके बाद ये जब ब्रेक हुआ तो ये बहुत बुरे तरीके से नीचे आया लास्ट फ्राइडे को। सो अभी भी ऐसा ही है, ये स्ट्रगल कर रहा है। इसमें आप ये नोटिस करें, कोई भी इसकी प्रोमिनेंट क्लोजिंग नहीं आई इससे ऊपर 24,950 से ऊपर। सो स्टिल ये स्ट्रगल कर रहा है। अगेन यहाँ पे सेल ऑन स्ट्रेंथ पे ही रहना चाहिए, और मेरे ख्याल में जब तक ये आपके इन लेवल्स को एक और दफ़ा टेस्ट ना कर ले 24,000 या 23,763 को, तो तब तक मेरे ख्याल में इसको अवॉइड करना चाहिए बाइंग के लिए। अच्छी मेजर करेक्शंस आ जाएं, यहाँ तक आ जाए कहीं पे, फिर अटेम्प्ट करेंगे अगेन यहाँ पे के सेटअप्स देखे कि बुलिश बन भी रहा है या नहीं बन रहा। सो ओवरऑल इसमें करेक्शन ड्यू थी जो हमें एक नज़र आई। इतनी दिन की मेहनत लोगों की जो इसमें रैली थी सितंबर की सारी वो आधी एक ही दिन में या 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो गई थी फ्राइडे को। सो अभी तक इसमें स्ट्रगल चल रही है। मेरे ख्याल में एहतियात ही करना चाहिए, और अगेन बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे ग्रीन कैंडल्स बन रही हों तो फिर अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज़ इसमें फ़िलहाल ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ये जो स्टॉक मार्केट्स हैं यूएस की, ये स्टिल प्रेशर में रहेंगी। हाँ, जब तक अभी आपका शटडाउन के जो न्यूज़ चल रही है वो रहेंगी, फिर आपके ट्रम्प बार बार अगर कोई टैरिफ की बातें करना शुरू कर देगा, तब भी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहेगी, ठीक है। दूसरी बात, अक्टूबर के सीजनल्स जो हैं, जो थर्ड वीक और फोर्थ वीक के होते हैं, वो थोड़े से नीचे होते हैं। फिर नवंबर ऑनवर्ड्स थोड़े से आपके ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है सीजनल्स आपके जो आपकी ओवरऑल नंबर्स जो ना आना, डाटा ना आना, तो उसकी बेस के ऊपर एक वो जो बुलिश मोमेंटम होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे फेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यस, थोड़ा सा ये रेंज में रह सकता है। अच्छा, गोल्ड की बात कर लेते हैं और चार्ट्स के ऊपर फ़िलहाल कैरेक्टरिस्टिक्स की गोल्ड की बात करते हैं। ये गोल्ड का 9th वीक चल रहा है, कंटिन्यूसली ये बढ़ता हुआ आ रहा है। ये 25 अगस्त से जो इसका वीक शुरू हुआ, और इसकी प्राइस थी 3350 और इस टाइम हो गया 4340 के करीब, या हाँ। तो ये 9 हफ्तों में इसने 33% की राइट दिखाई है। अच्छा, अब ये गोल्ड की एक कैरेक्टरिस्टिक है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। इसने ऐसी हरकत अपनी पूरी हिस्ट्री में 2 दफ़ा की है कि जब 9 हफ्तों की रैली थी उसके बाद इसने क्या किया,
वो मैं अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को। पहले ज़्यादा दूर नहीं है, 2020 की बात है, जून की। 8 जून 2020 को इसकी प्राइस थी 1673। 9 कंसेक्यूटिव हफ्तों तक ये रैली करता रहा जैसे अभी हो रहा है। और उसके बाद हमने जाके देखा जब इमोशंस और सेंटीमेंट्स बहुत हाई हो गए थे, जैसे इस टाइम आजकल लोगों के हैं कि अब मैं गोल्ड ख़रीद लूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। सो दिस इज़ नॉट अ टाइम टू इन्वेस्ट इतनी लॉन्ग टर्म के लिए, थोड़ा सा इंतज़ार करें करेक्शंस के लिए। सो 9 वीक्स की रैली के बाद इसने नीचे आया, नीचे आके दोबारा जहाँ से इसने रैली शुरू की थी ऑलमोस्ट उसकी EMA 55 को टेस्ट किया। EMA 55 इज़ द फिबोनाची नंबर, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस रही है, ये वीकली चार्ट है इसके ऊपर। सो वहाँ से जितना ये 24% बढ़ा उस 9 हफ्ते में, दोबारा आके इसने 20% का लॉस अपने हाई से नीचे ड्रॉ डाउन दिखा दिया था। सो फिर उसके बाद ये साइडवेज होने के बाद कंसोलिडेशंस के बाद फिर ये दोबारा बढ़ना शुरू हुआ लंबे अरसे के लिए। इसी तरह की एक और हिस्ट्री थी 2006 के मार्च में हुआ था इस तरह से अगेन। उस केस में भी यही था कि आपकी जो मार्केट थी यहाँ से बढ़ी है 533 से लेके 732, अगेन 9 हफ्ते की रैली थी। 9 हफ्ते से ज़्यादा आज तक गोल्ड बुलिश नहीं रहा, एक ही वन गो में कंटिन्यूस 9 हफ्ते की रैली थी और 36% की इसकी भी राइट थी। और इस केस में भी क्या हुआ कि दोबारा वहाँ से ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद EMA 55 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो वीकली है उसको आके टेस्ट किया। सो कभी भी स्ट्रेट लाइन में कोई चीज़ ऊपर नहीं जाती, करेक्शन ड्यू है मेरे ख़्याल में, अब अवॉइड करना चाहिए इस टाइम जो लोग ख़रीदना चाह रहे हैं। सो आइडियल लेवल जो इसके अब होंगे जहाँ पे करेक्शंस के बाद इसको बाय करना चाहिए, ये आपकी EMA 55 मूविंग एवरेज अगर डेली के ऊपर ये ज़ाहिर है डायनामिक होती है, ऊपर आती जाएगी। सो मेरे ख़्याल में कहीं ये करेक्ट होगा तो बुरे तरीके से होगा। फ़िलहाल इसका जो नैरेटिव है वो यही है कि मार्केट से शॉर्ट मतलब उस तरीके से मिल नहीं रहा, डिमांड ज़्यादा बढ़ी हुई है, चाइना ख़रीद रहा है, ये सब कुछ नैरेटिव है। और सेंटीमेंट्स ऑल टाइम हाई पर हैं। इतने इमोशन सेंटीमेंट्स इतने ऊपर जाके बड़े ख़तरनाक होते हैं। रिमेंबर वन थिंग कि हम बहुत अच्छे तेज़ी में थे 2023 की एंड में मैंने बोला था अक्टूबर नवंबर में कि अगला साल गोल्ड का होगा, और 2024 दिसंबर में भी हमने यही कहा था कि गोल्ड रैली करता रहेगा। राइट नाउ मैं पहली दफ़ा ये कह रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि 9 हफ्ते की जो कैरेक्टरिस्टिक है गोल्ड की, हिस्ट्री में 2 दफ़ा हुई है और तीसरी दफ़ा अब हो रही है। सो अब मुझे लग रहा है कि अनकरीब एक शॉर्ट टर्म करेक्शन ड्यू है जो कम अज़ कम भी आपकी 3950 को या फिर 3750 को आके टेस्ट कर सकती है। सो मेरे ख़्याल में अगर किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो उन लेवल्स पे जब आए करेक्ट हो तो फिर बाय करें। सीधी सीधा कोई भी दुनिया की एसेट क्लास नहीं बढ़ती, 33% के रिटर्न्स गोल्ड के बहुत हैं इस 9 हफ्ते के अंदर, और इस साल में तो इससे ज़्यादा हैं। सो मेरे ख़्याल में अभी थोड़ा सी पेशेंस और अवॉइड करना चाहिए। जैसे अभी डॉलर इंडेक्स हमें थोड़ा बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। सो अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो हो सकता है फिर गोल्ड आपका थोड़ी सी करेक्शंस के लिए नीचे आ जाए। हमारे गोल्ड की आपके पास अभी कोई रीसेंट टाइम का डेटा या सीजनल्स या फंडामेंटल्स कुछ हैं इसके? अच्छा, सीजनल से बात की जाए गोल्ड की तो अक्टूबर जो है वो थोड़ा सा रेंज बाउंड जो दिखाता है हिस्ट्री में, वो ये रेंज बाउंड वाली साइड साइड है। हमने देखा वैसे अक्टूबर में काफी ज्यादा जबरदस्त रैली भी कर रहा है, उसकी वजह से आप समझ सकते हैं शटडाउन ही था। लेकिन ओवरऑल अभी जब तक हमारा अमेरिका का डाटा रिलीज नहीं होता तो मैं गोल्ड का फंडामेंटली कुछ आप लोगों को इस तरह से रिकमेंड नहीं कर सकता। जो अभी तक मुझे हमें हम देख रहे हैं वो सीपीआई ज्यादातर ऊपर थी इसकी अमेरिका की। अगर तो आपका सीपीआई का डाटा, इन्फ्लेशन का डाटा गिर जाता है तो इसका मतलब है फिर आप गोल्ड को भी थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे जाते हुए देखेंगे, ठीक है। दूसरी जगह अगर आपका एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे डॉलर का एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स बेहतर होंगे तो उसकी बेस के ऊपर आपको डॉलर ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। फिर हो सकता है कि गोल्ड के जो कनेक्शन, अभी मैं दो तीन चीजों का इकट्ठा करके बता रहा हूँ, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो अगर ये थोड़े से इन्फ्लेशन नीचे आना और एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा ऊपर जाना, उसकी वजह से शायद गोल्ड आपको थोड़ा सा ट्रेस करता हुआ नजर आए। सही है, हमारे क्रिप्टो पे चलते हैं। मेरे ख़्याल में टाइम है अब सलमान को इनवाइट करते हैं और उनसे क्रिप्टो फंडामेंटल्स के ऊपर बात करते हैं। चलें चलें, लेट अस इनवाइट सलमान जी। सलमान, अच्छा, पहले तो हम थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फराज भाई, अमार भाई, आप दोनों ने भी डिस्कशन की कि सरमाया की फैमिली का अगर आप पार्ट बनते हैं, वो टेक्निकल्स में बनते हैं, फॉरेक्स फंडामेंटल्स में बनते हैं, क्रिप्टो में, तो इस हमारी कम्युनिटी का फ़ायदा ये हो जाता है कि टाइमली डिसीजन मेकिंग में हमें पता चल जाता है कि हमने कैसे डिसीजन लेने हैं। और अगर हम किसी भी तरह से डिसीजन मेकिंग में कहीं फंस रहे हों, कोई इश्यूज़ आ रहे हों,
तो वहाँ पे भी कम्युनिटी में हमारे सेशंस वगैरह चल रहे होते हैं, मेंटोर्स की पूरी टीम है। तो जिस तरह से अभी हमारे पास एक मार्केट में शेक आउट आया वीकेंड के ऊपर, लास्ट वीकेंड के ऊपर, तो वहाँ पे भी यहाँ पे डिस्कशन हमारी चल रही थी और लाइव सेशन भी उससे पहले एक हुआ था जहाँ पे मैंने कहा था कि हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है। अगेन बहुत बड़ी करेक्शन नहीं, उतनी ज़्यादा उस लेवल की एंटिसिपेट नहीं की जा रही थी, लेकिन उसमें लिक्विडेशंस कैस्केडिंग इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर हुआ, तो वहाँ पे फिर हमें वो चीज़ देखने को मिली। बट अगेन जब ऐसी कोई भी शेक आउट्स आते हैं मार्केट के अंदर, तो हमारी कम्युनिटी का फ़ायदा ये है कि वो हम सब मिलके फिर उसमें लाइव के ज़ूम सेशंस भी हो रहे होते हैं, डिस्कशंस भी हो रहे होते हैं, और मेंटोर्स जो हैं वो आके डिस्कशंस कर रहे होते हैं और फिर पोजीशंस बिल्डअप कैसे करनी है। तो उसी लिहाज से फिर जैसे फॉरेक्स फंडामेंटल्स है, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है हमारी फॉरेक्स की जर्नी में, और टेक्निकल साइड पे फिर फराज भाई लीड कर रहे होते हैं, और क्रिप्टो में जिन प्रोजेक्ट्स में हम पोजीशंस बिल्डअप कर सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग की हों या शॉर्ट की हों, उसमें फिर हम क्रिप्टो फंडामेंटल्स की हेल्प लेते हैं। तो आज हम 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एक है सेई प्रोटोकॉल, इसे सेई कहते हैं एसईआई से, और ये हमारे पास लेयर 1 ब्लॉकचेन है, यानी कि जैसे इथेरियम हमारे पास है, सोलाना है, एवलांच है, उस तरह की हमारे पास ब्लॉकचेन है जो कि जिसके ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशंस को बिल्डअप किया जाता है। इनकी ट्रांजैक्शन पर सेकंड्स बहुत अच्छी हैं, इसलिए भी इथेरियम को काफ़ी टक्कर भी दे रही है, तो डिफरेंट एप्लीकेशंस इनके ऊपर बिल्डअप हो रही हैं। सेकंडली अगर हम इनकी टीम के बारे में बात करते हैं, तो टीम मैंने सारी जाके चेक की है, और काफ़ी डीप डाइव किया है इनकी लिंक्डइन्स और इनकी प्रोफाइल्स, सो अ, इनकी साउंड टीम है और हार्ड वर्किंग है और इसके ऊपर काम भी कर रही है। नेक्स्ट अगर हम सिक्योरिटी ब्रेकडाउन की बात करते हैं, तो जो कोड या नेटवर्क की सिक्योरिटी है, जिसमें ऑपरेशनल, कम्युनिटी, फंडामेंटल, गवर्नेंस, मार्केट कोड सिक्योरिटी आती है, वो सभी में हमारा जो स्कोर आया वो 88 आया, जो कि डबल ए रेटिंग है, जो कि एक अच्छी रेटिंग है। कहीं हमें एज सच उसमें लूप होल या कुछ इश्यूज ऐसे देखने को हमें नहीं मिले। थर्ड अगर हम बात करते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बहुत क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में होता है कि उसके बैकर्स कौन है, कौन कौन से वीसीज या अर्ली इन्वेस्टर्स उस प्रोजेक्ट के साथ रहे, तो और वो हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस देते हैं, ताकि हम उस प्रोजेक्ट को देख सकें फंडामेंटली वो साउंड है या नहीं, अगर बड़ी बैकिंग उसके बैक एंड पे है या नहीं। तो टोटल फंडिंग जो इसके लिए रेज हुई है $95 मिलियन की हुई है, और 2022 से ये फंडिंग स्टार्ट हुई थी, और हम देख सकते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट टियर 1, टियर 2, टियर 3 डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि हम अपने पूरे फंडामेंटल के कोर्स में बताते हैं कि टियर 1 में कौन-कौन है, टियर 2 में, टियर 3 में, और क्यों उन टियर्स के अंदर हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, वो कितनी मार्केट मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो हमारे पास बायबिट हो गया, बिटगेट हो गया, ओकेएक्स वेंचर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ ने इसको बैकअप किया हुआ है, और इसमें फंडिंग के उन्होंने राउंड्स भी चलाए हुए हैं। तो बैकर्स बहुत अच्छे इसके अंदर हमारे पास रहे हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट अगर हम इसकी देखते हैं, तो ट्विटर की एक्टिविटी काफ़ी हाई पे जा रही है। इवन अभी इतने फॉलोआउट के बाद भी जो रीसेंट डाटा अभी मैंने आज कलेक्ट किया, अच्छी एक्टिविटी जा रही है टेलीग्राम पे भी, और गिटहब, क्योंकि एक लेयर 1 है, तो हमें गिटहब पे इसकी एक्टिविटी चाहिए होती है, तो अच्छी एक्टिविटी उस एंड पे भी हमारे पास चल रही है। अगर हम सीज़नल्स इसके अंदर देखते हैं, तो यूजुअली अगर हम 2023 में देखें, तो सीज़नल में अक्टूबर का मंथ इनके लिए नेगेटिव गया था। सेकंडली भी 2024 में भी -16% पे गया, और अभी करंटली हम मिडवे हैं अक्टूबर के अंदर, तो 26% का ड्रॉप आया, जो कि ओवरऑल मार्केट में एक शेकआउट की सिचुएशन है। लेकिन हमने फिर ये देखा है कि जब भी अक्टूबर हमारे पास रेड रहे हैं, तो नवंबर जो हैं वो लास्ट 2 ईयर्स में, 2023 में भी 2024 में भी ग्रीन में हमारी क्लोजिंग आई है, और एक बार दिसंबर में भी ग्रीन में अच्छी खासी क्लोजिंग आई थी। तो इस तरह से हम थोड़ी-सी आय कर सकते हैं इसके पूरे सीज़नल्स के लिए। इसके अलावा अगर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन है इनके कॉइन्स की, मार्केट में कब इनके आ रहे हैं, कब नहीं आने हैं। तो हमारे पास 15th ऑफ नवंबर बहुत इम्पॉर्टेंट डेट होगी, जब हमारे पास नियरली 95 मिलियन कॉइन्स जो हैं, जिनकी आज की डेट में $19 मिलियन की वर्थ बनती है, वो अनलॉक्स होंगे। ये वो अनलॉक्स होंगे जो कि जैसे मैं पहले स्लाइड में दिखा रहा था कि जो अर्ली इन्वेस्टर्स है, उनको अनलॉक्स चाहेंगे। तो वो उसको बेच भी सकते हैं, वो उसको रख भी सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि उनके वॉलेट्स के अंदर ऑटोमैटिकली वो चले जाएँगे। तो करंटली अनलॉक काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, 73% हो चुके हैं, लेकिन लॉक्ड अभी भी 25% है, जो कि ओवर द नेक्स्ट ईयर और कपल ऑफ ईयर्स हमारे पास आते रहेंगे। बाकी ये पूरा इकोसिस्टम के लिए कितना रेवेन्यू इनका, टीम के पास कितना है, फाउंडेशन हमारे पास कितनी, वो सब कुछ आ रहा है। रेवेन्यू जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रेवेन्यू जनरेशन में हम देखेंगे कि क्योंकि ब्लॉकचेन बेस्ड है, तो हमें ये चाहिए होगा कि इसमें नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस डेली की बेसिस पर ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस होंगी, उतना ही प्रोजेक्ट पैसा बनाएगा। वॉलेट्स जो इसके ऊपर क्रिएट हो रहे हैं, वो भी, उसमें भी काफ़ी हमारे पास इंक्रीमेंट आ रहा है, ट्रांज़ैक्शंस भी उसी लिहाज से आ रही हैं। तो सभी जो ग्राफ्स हैं, वो हमें ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जब से ये प्रोजेक्ट बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2023 से अगर देखते आ रहे हैं, तो अपराइज़िंग है। इसके अलावा ऑन चेन एनालिसिस में देखते हैं, तो फर्दर डिफरेंट क्वार्टर्स के रिजल्ट्स भी हमारे पास आ रहे हैं, और ये भी हमें एक अपवर्ड मोमेंटम ही दिखाते हैं फंडामेंटली, अगर हम चीज़ों को लेकर चलते हैं। जी फराज भाई, टेक्निकल्स में आप हमारी अगर हेल्प कर सकते हैं सेफ प्रोटोकॉल में।
अच्छा, बिल्कुल। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी, आपकी स्क्रीन शेयर हुई। अच्छा, टेक्निकल्स पे तो इतना कोई ख़ास अच्छा पोटेंशियल सेटअप इस पे नज़र नहीं आ रहा। रिसेंटली इसने अपनी बहुत बड़ी सपोर्ट ब्रेक की, और उसके बाद ये टूटता हुआ काफ़ी नीचे चला गया था। सो है तो ये बेयरिश ट्रेंड में फ़िलहाल मेरे ख़्याल में इंतज़ार करना चाहिए इन सपोर्ट लेवल के ऊपर 0.1560, 0.1276, यहाँ कहीं आके ये थोड़ा टाइम गुज़ारे, कुछ दिन गुज़ारे, कंसोलिडेट हो, एक्यूमुलेशन हो उसकी, एंड देन फिर दोबारा शुरू करे। फ़िलहाल तो इसके ऊपर कोई अच्छा सिनेरियो बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फिर ये एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी, ये भी आज सुबह-सुबह ब्रेक हो गई है। इसको रीटेस्ट करके इसने बाउंस तो लिया था, लेकिन अगेन ये इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग साबित नहीं हुई, एंड देन ब्रेक हो गई। सो अब आसान लफ्ज़ों में अगर ये कंसोलिडेट नहीं होता यहाँ पे और कुछ अरसे तक भी, और इन्हीं प्राइस से बाउंस करना शुरू कर देता है, फिर जो ब्रेकआउट लेवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वो 0.2435 का है। अगर ये इससे ऊपर कहीं जाता है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वी शेप रिकवरी आए और फिर ये दोबारा से परफॉर्म करता हुआ जाके ये वाली जो ऊपर एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है 0.3305, उसको जाके टेस्ट करे। फ़िलहाल मेरे ख़्याल में इसमें इतना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी एसएच अगर कोई करना भी चाह रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर आप थोड़ा-थोड़ा इसको सिप के फ़ॉर्मूले के तहत जमा कर सकते हैं स्पॉट पे। लेकिन फ़िलहाल सेटअप इसका अच्छा नहीं है, कंसोलिडेट होने दें, एंड देन फिर उसके बाद देखेंगे ब्रेकआउट क्या बनता है, तो फिर बाय करना चाहिए। जी सलमान, सेकंड पिक का बताइएगा। जी फराज भाई, सेकंड पिक जो हमारे पास है वो ट्रॉन नेटवर्क है। और ट्रॉन काफ़ी फेमस ये भी ब्लॉकचेन बेस्ड हमारे पास डिसेंट्रलाइज का प्रोजेक्ट है। और इसको हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम यूएसडीटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, किसी को भेजने हो, किसी को बेचने हो, तो हम ट्रॉन जो टीआरएक्स है वो ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं। यूजुअली जैसे ERC20 यूज़ की जाती है जो कि इथेरियम की है, या बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो ERC20 काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो उसकी वजह से लोग TRX जो है वो ट्रॉन का जो इकोसिस्टम है उसको यूज़ करते हैं। तो वहाँ से इसकी रेवेन्यू जनरेशन होती है। खैर अगर इसकी टीम की तरफ जाते हैं तो सिर्फ इसमें एक ही बंदा है जिसका नाम है जस्टिन सन, और ये काफ़ी रिनाउंड बंदा है क्रिप्टो की ओवरऑल दुनिया के अंदर। गुड वे में भी और बैड वे में भी इनका नाम लिया जाता है। लेकिन काफ़ी मिली-जुली इनकी पर्सनैलिटी है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं, उसके अंदर पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम रिस्क एनालिसिस इसका प्रॉपर करते हैं इस प्रोजेक्ट का, तो कोड की सिक्योरिटी में स्टार्ट में कुछ फ्लॉज़ आए थे, क्योंकि प्रोजेक्ट थोड़ा-सा पुराना है, 2017-2018 का है। तो लेकिन उन्होंने फिर उसको बेहतर किया, तो कोड की सिक्योरिटी हमारे पास फिर बेहतर आना शुरू इसकी हो गई थी। तो ओवरऑल जो हमारे पास जो इसकी रेटिंग आती है वो 88% आती है। नेटवर्क सिक्योरिटी और कोड की जो सिक्योरिटी है उसके एंड से, कि हमारे पास लूप होल्स हैं या नहीं, कोई हनी पॉट्स वगैरह इस तरह के कुछ इश्यूज़ हैं, या सेलिंग को ये ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं या टैक्स बढ़ा सकते हैं, तो उस लिहाज से एज़ सच इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है फंडामेंटली। जो इसकी आईसीओ की हिस्ट्री थी वो हमारे पास यहाँ से है कि 2017 में इसकी आईसीओ लॉन्च हुई थी, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स जिसको हम कहा जाता है। और ये फंडामेंटल्स के कोर्स में भी डिटेल में आईसीओज आपने ढूंढने कैसे हैं, उन्हें पार्टिसिपेट कैसे करना है, उनसे बेस्ट बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं, यानी कि अर्ली इन्वेस्टमेंट्स आप कैसे करते हैं, सारे प्रोसेस को समझाया जाता है और प्रैक्टिकली बताया जाता है। तो $76 मिलियन के फंड्स उस टाइम पे रेज हुए थे और फिर इसको लॉन्च कर दिया गया था। इसके बाद कम्युनिटी इंगेजमेंट देखते हैं तो ठीक चल रही है, ट्विटर के ऊपर भी, टेलीग्राम पे भी, और उसमें रेटिंग्स भी हमारे पास जो हमारा डैशबोर्ड है वो ठीक दे रहा है। तो आई बॉल्स तो ये गैदर कर लेता है। सीजनल्स में अगर हम देखते हैं तो करंटली क्योंकि मार्केट के अंदर शेकआउट काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, क्रिप्टो के अंदर अच्छा खासा है, तो हमें कहीं भी टेक्निकली पोजीशंस बिल्ड अप करना लॉन्ग की थोड़ा सा टफ होगा। लेकिन ट्रॉन एज़ कम्पेयर टू बाकी क्रिप्टो के जो कॉइन्स हैं चल रहे, चाहे जितने भी ऑल्ट्स हैं, उसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रह रहा है एज़ कम्पेयर टू बाकी। तो करंटली इसका ड्रॉप जो है 7% आया है मार्केट के अंदर। और हम लास्ट सीजन्स में भी देख सकते हैं कि अक्टूबर में कुछ मिला-जुला इसका रुझान रहा है, मतलब बिल्कुल ग्रीन्स भी नहीं रहा, बट जब ग्रीन हुआ तो बहुत ज़्यादा ग्रीन हुआ। और हमारे पास ये करंट इसका स्टैट है सीजनल्स के बेसिस पे। टोकन अनलॉक्स में अच्छी बात ये है कि इसके कोई भी अनलॉक्स ड्यू नहीं है। जो भी इसके टोकन्स थे उनकी कंप्लीट एलोकेशन हो चुकी है कंप्लीटली, और कोई भी लॉकिंग बैकएंड पे, यानी कि कोई भी किसी भी इन्वेस्टर के पास कोई पैसा नहीं पड़ा, सब कुछ मार्केट के अंदर आ गया है। रेवेन्यू अगर हम देखें तो लास्ट 24 आवर्स में जो इसकी जो चेन ने फ़ी जनरेट किया $1.4 मिलियन है। अगेन जब बुलिश मोमेंटम आता है तो इनकी रेवेन्यू जनरेशन भी ज़्यादा होती है। लोग ज़्यादा यूएसडीटीज़ की बाइंग, सेलिंग, परचेजिंग कर रहे होते हैं, सेंड कर रहे होते हैं एक दूसरे को। ट्रेडिंग ज़्यादा चल रही होती है, तो उस एंगल से अभी फ़ी थोड़ी सी कम है, बट यूजुअली इनकी 5 मिलियन टू 10 मिलियन
24 और का वॉल्यूम जनरेट ये कर रहे होते हैं। और लास्टली अगर हम ऑन चेन देखते हैं तो ये ब्लैक लाइन आपको यूएसडीटी का वॉल्यूम शो हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि 2019 से लेकर अभी 2025 तक एक ग्रेजुअल इंक्रीज हम इसमें देख रहे हैं। तो ये एक फंडामेंटली में बताता है कि प्रोजेक्ट की अडॉप्शन हो रही है, लोग इन यूएसडीटी पे ट्रॉन की वेबसाइट TRC20 जिसे हम कहते हैं उसको यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली हमें बाकी भी जितने भी इसके ग्राफ हैं मंथली एनर्जी कंजम्पशन, क्योंकि जब इसको मिंट किया जाता है तो उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, तो उसमें भी बेहतरी आ रही है जो कि एक अच्छी चीज़ है। और वॉल्यूम जनरेशन भी अभी थोड़ी सी डाउन इनकी हो रही है, लेकिन अगेन क्योंकि मार्केट की सेंटीमेंट थोड़े से कम है, एक्टिव एड्रेसेस भी बढ़ रहे हैं। तो उस एंगल से फंडामेंटली अच्छा प्रोजेक्ट है। जो इसके ओनर हैं वो भी ठीक हैं। अगेन गुड बॉय बैड बॉय का उन पे लेवल लगता रहता है, बट प्रोजेक्ट को वो लेके चल रहे होते हैं। जी फराज भाई, आप टेक्निकली हमारी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा सलमान, मेरे ख्याल में क्रिप्टो ओवरऑल सारी बेरिश चल रही है, तो इस पे भी कोई ख़ास अच्छा सेटअप नहीं नज़र आ रहा हमें। ऑल्दो एक अच्छी सपोर्ट से बाउंस ज़रूर कर रहा है, जो सपोर्ट जोन इसकी बनी हुई है 0.2932 से लेके 0.30, एक अच्छी सपोर्ट है। अभी जो इस पे पैटर्न बन रहा है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का है, जो मोस्ट लाइकली अपने पीछे वाले ट्रेंड को देखता हुआ आता है, उस तरफ को ब्रेक करता है। सो बुलिश ट्रेंड था, अच्छा खासा था, तो हो सकता है ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऊपर को ब्रेक करे, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम है। जब ये ट्रायंगल कन्वर्ज होगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन होनी चाहिए एंड देन फिर ब्रेकआउट लगे। सो की इंपॉर्टेंट लेवल इसका ये हो सकता है कि 0.3250 पे नज़र रखें, तो फिर ये आपका 0.34 और फिर उसके बाद 0.35 को भी जाके टेस्ट कर सकता है। या अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्ले करना है तो करंट प्राइस पे बाय करके स्टॉप लॉस फिर 0.2951 का रख सकते हैं। सो अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि इसको लेके कैसे चलना है। मेरे ख्याल में अगर हम फंडामेंटल्स देख रहे हैं और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो फिर इंतज़ार करना चाहिए, यहाँ पे इसकी पूरी कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन बॉक्स बन जाए, ब्रेकआउट लग रहा हो तो फिर उसके बाद उसमें एंट्री डाली जाए, ताकि जब आपका ट्रेंड शुरू हो रहा हो नया वाला, आप उसी टाइम एंटर हो रहे हो तो आपको वेट ना करना पड़े। वरना यूजुअली होता ये है कि बाइंग करके बैठ जाते हैं, फिर पेशेंस नहीं रहता, फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर थोड़ा सा भी मार्केट शेक होती है तो वो फ्रस्ट्रेट होके या डर के बेच देते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए, एक्यूमुलेशन का कोई डाइवर्जेंस आ जाए या कोई अच्छी पॉजिटिव सिग्नल्स आएँ तो फिर अटेम्प्ट करें। बहरहाल ये वॉच लिस्ट में जो भी दोनों सलमान ने बताए हैं वॉच लिस्ट में ज़रूर होने चाहिए, और अगर यहाँ कहीं पे फ़र्ज़ करें एक और क्रैश आता है और ये करेक्शंस और ये फर्दर लेता है 0.25, फिर ये एक आइडियल आपकी बाइंग हो सकती है उस केस में। अच्छा, अभी BTC इथेरियम का वो कर लेते हैं एनालिसिस। BTC यहाँ से अगेन ये जो हुआ फ्लैश क्रैश, उसके बाद से स्ट्रगल कर रहा है, डेड कैट बाउंस था और हो सकता है ये ट्रेंड लाइन को आके टेस्ट करे 95,000 की। उसके बाद फिर ये एक प्रॉपर रैली की शक्ल बनाता हुआ आपकी 146 के टारगेट्स को जाके टेस्ट कर सकता है, जैसे यहाँ पे हुआ इस जगह पे डाइवर्जेंस आई एंड देन इसने अपनी सपोर्ट लेवल्स ब्रेक किया, इस ट्रेंड लाइन को आके टेस्ट किया। सो वही पैटर्न सिनेरियो यहाँ पे भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो इतना कोई घबराने और परेशानी वाली बात नहीं है उन लोगों के लिए जो लोग स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रख के बैठे हुए हैं, उसके लिए कोई परेशानी वाली फ़िलहाल बात नहीं है। बाउंस आएगा, अगर निकलना है तो फिर निकल जाइएगा, वरना अदरवाइज़ 94,000 95,000 ये एक आइडियल सपोर्ट होगी, जहाँ पे आप अटेम्प्ट करके दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपनी ये नई रैली बनाए। अगेन 94 95 पे भी आके ये यहाँ पे इस तरह की कंसोलिडेशन ज़रूर होनी चाहिए, कुछ दिन इंतज़ार करके एक्यूमुलेशंस हों, फिर उसके बाद ये रैली करता हुआ नज़र आए। दूसरा सिनेरियो हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से कोई बहुत ही कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, सारे रिस्क ऑन एसेट्स बनना शुरू हो जाते हैं, फिर इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो 1,16,000 का है, वो ब्रेक हुआ तो फिर ये अपनी रैली ऊपर की तरफ को कर देगा कंटिन्यू। इथीरियम की बात करें तो इसमें भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट है जो टेस्ट होनी चाहिए $3,400 की। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर की पैटर्न बन रहा है और ये मोस्ट लाइकली आपका राइट शोल्डर डिफाइन करे इस सपोर्ट के ऊपर जो 3,400 या 35 की है। एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल होगा यहाँ से, अगर किसी को उस पर अटेम्प्ट करना है तो कर सकते हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी जब इसने अपनी रैली शुरू की थी 1360 से लेके 2650 तक गया था, यानी कि डबल हुआ। डबल होने के बाद इसने 61 डेज़ की कंसोलिडेशन की थी नेक्स्ट लेग के लिए, जो फिर 2800 से आपकी 4,900 या 5,000 तक गई थी, ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। सो अगर ये इन्हीं पैटर्न्स को और इसी कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है तो इसके 61 डेज़ यहाँ कहीं में पूरे होने चाहिए आजकल में, मोस्ट लाइकली मंडे। और अगर इस सपोर्ट को टेस्ट करके यहाँ से
बाउंस करना शुरू कर दे तो फिर एक्सपेक्ट करें कि इसमें ये रैली की शक्ल इख्तियार कर सकता है। सो मेरे ख़्याल में इस टाइम इथेरियम का सेटअप जो है, जितने भी हमने अभी क्रिप्टोस में डिस्कस किया, अगर ये इन लेवल्स पे मिलता है, चूँकि ये अपनी टाइम फ्रेम कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम साइकिल्स की पूरी कर चुका है, तो इसमें मुझे पोटेंशियल ज़्यादा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर क्रिप्टोस। सो हो सकता है ये इन सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट करने के बाद यहाँ से दोबारा बढ़ना शुरू हो जाए। सो अमार, ये था ओवरऑल क्रिप्टो के एनालिसिस और स्टॉक्स के और ग्लोबल मार्केट्स, गोल्ड, सब कुछ हमने कवर कर लिया। अब जो भी आप लोग ट्रेड करते हैं उसको उन्हीं सेटअप्स को फॉलो करें, स्टॉप लॉस रखें और जहाँ प्रॉफिट्स आ रहे हैं वहाँ पे अपने टारगेट्स को हिट करा के एग्जिट करने की भी कोशिश करें साथ साथ। परफेक्ट हो गया। चलें इसको अब रैप अप करते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने सबने देखी है कि मार्केट्स जो हैं वो इस टाइम पे अब थोड़ा सा रेंज बाउंड वाली साइड पे जा रही हैं, जहां पे आप लोगों ने देखा कि 4-4 महीने 5-5 महीने मार्केट ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, अनस्टॉपेबल हुई हुई थी। यहीं पे थोड़ा सा रेंज में जाना इट्स अ गुड साइन, ठीक है। तो ये इसमें आप लोगों ने घबराना नहीं है कि मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही, हमारे स्टॉक्स नहीं परफॉर्म करें। सेलेक्टिव स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, सेलेक्टिव कोई हमारी कमोडिटीज परफॉर्म करेंगी, करेंसीज परफॉर्म करेंगी। यही मौका आप लोगों के पास बहुत अच्छा है कि इस टाइम पे आप थोड़ा सा टाइम की यूटिलाइज करें, थोड़ी सी चीज़ों को सीखें, ठीक है। यहाँ पे अगेन कोर्सेज जो आप लोगों को अवेलेबल होते हैं सरमाया के, ये आपके लिए बेनिफिट होते हैं। मैंने आप लोगों को दिखाया है सिल्वर किस तरीके से मैंने अपने बैक एंड पे सबसे ज्यादा कमोडिटीज को बाय कॉल्स दी हुई थी, वो सिल्वर की दी हुई थी। फराज ने अपने एंड पे दिखाया कि जब मार्केट्स क्रैश कर रही है, क्रिप्टो नीचे जा रही है, तो हमारा जो ओवरऑल जो है कम्युनिटी, वहां पे लोग पैसे बना रहे हैं, ठीक है। और यही चीज पे सलमान ने भी दिखाई है कि जो चीज अगर आपने ट्रेनिंग अच्छे तरीके से की है, चीजें सीखी हुई हैं, तो किस तरीके से आप इस चीज का बेनिफिट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज की तरफ से, सलमान की तरफ से एंड सरमाया की तरफ से अल्लाह हाफिज। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।